बात करते हैं मुल्क की मईशत की। हमने देखा कि जो हमारी मुआशी पॉलिसीज़ हैं, बारहा जब भी खान साहब किसी भी प्लेटफॉर्म को करते थे तो इन पॉलिसीज़ को बड़ा सराहा जाता था कि कहा जाता था कि कोविड में जो है पाकिस्तान की पॉलिसीज़ बड़ी बेहतर रही हैं। क्योंकि पॉलिसीज़ हमारी एक तरफ, लेकिन कुछ अरसे में हमारे मुआशी हालात बेहतर नज़र नहीं आ रहे। महंगाई और बेरोज़गारी दो चीज़ें, ज़ाहिर है महंगाई होगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी तो वो बढ़ती चली जा रही है। हुकूमत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी ला रही है, मईशत में बेहतरी के दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन अवामी आरा जो है वो बदल नहीं रही। गुज़श्ता 3 माह के दौरान अवाम में ये तासुर पाया जा रहा है कि शायद मईशत जो हमारी है वो दुरुस्त समत में नहीं है। और पल्स कंसल्टेंट की छमाही सर्वे रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि मुआशी पॉलिसीज़ पर भरोसा ना करने वालों में अब इजाफा होता जा रहा है। रवां साल जुलाई में 38% को और अब 57% पाकिस्तानियों को हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज़ पर एतबार नहीं है। ये सर्वे रिपोर्ट जो है ये बताती है कि गुज़श्ता 3 माह में हुकूमती मुआशी पॉलिसीज़ पर एतबार ना करने वालों में 19% इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ किया गया है कि मुल्क की मुआशी समत दुरुस्त ना समझने वालों की मजमूई तादाद 75% हो गई है। तो ये जो सर्वे है, इस सर्वे से मुतालिक अदाद शुमार समझने के लिए हमने राबता किया है। CEO पल्स कंसल्टेंट काशिफ हफीज़ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। काशिफ साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। पहले तो ये जो सर्वे हुआ है इससे मुतालिक मैं जानना चाहूँगी कि ये जो सर्वे है इससे मुतालिक बताएगा कि किस सूबे में किस तरह से ये सर्वे मुनक्किद किया गया, कितने लोगों को शामिल किया गया, कौन कौन से एज ग्रुप के लोग थे जिनसे सवालात पूछे गए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। बुनियादी तौर पे ये एक सर्वे है जिसे हम क्वार्टरली परफॉर्मेंस एवल्यूएशन सर्वे कहते हैं। ये एक ट्रैकिंग रिसर्च है जो कि हमने मौजूदा गवर्नमेंट के 100 डेज़ कंप्लीट होने से हमने स्टार्ट की थी, यानी 2018 अक्टूबर नवंबर के अंदर हमने सबसे पहली वेव की थी। उसके बाद हम हर 3 महीने के बाद इसकी एक वेव करते हैं। इसका तरीक़ाकार एक कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ हैं जिसके ज़रिए हम एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर के ज़रिए पूरे पाकिस्तान में हम कॉल्स करते हैं। इस सर्वे के अंदर बुनियादी तौर पे हम पल्स कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान को 4 सूबों में नहीं बल्कि कोई 15 से 16 कल्चरल बेल्ट्स में तकसीम करते हैं। अच्छा। और इन कल्चरल बेल्ट्स का पाकिस्तान के अंदर अपनी अपनी पॉपुलेशन का रेशो है। तो हमारे सैंपल में भी उसी पॉपुलेशन रेशो के मुताबिक इन तमाम शहरों के अर्बन और रूरल मर्द और औरत ख़वातीन को जो है वो हम कर रहे हैं। इसका एक तरीक़ाकार ये होता है कि हम 18 साल या 16 साल से ऊपर के लोगों को हम इंटरव्यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अंदर टेलीफोन कॉल्स कर रहे होते हैं और हर जगह जो भी पॉपुलेशन होती है पॉपुलेशन के रेशो के मुताबिक कर रहे हैं। तकरीबन कोई 60 से ज़्यादा शहरों के अंदर हम राब्ते करते हैं लोगों से। यानी इवन आप समझ लें कि हम कराची से लेके गवादर, बलूचिस्तान और चित्राल तक के लोगों से हमारे राब्ते होते हैं। हम उनसे बात करते हैं और उसके मुताबिक फिर ये सर्वे एक स्टैटिस्टिकल परफॉर्मेंस की बुनियाद पे हम इसे कवर करते हैं। इसके अंदर जैसे हमारे कहते हैं मार्जिन ऑफ एरर प्लस माइनस आप कहते हैं तो सिर्फ 2.20 है इसका मार्जिन ऑफ एरर। यानी ये पाकिस्तान के जुमला अफराद का एक रिप्रेजेंटेटिव सर्वे है। मतलब सौका सवाल ये होता है कि भाई 1800 लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हैं। जब सैम्पलिंग तो हमेशा एक प्रोसीजर होता है जिसमें कुछ ही लोगों से इंटरव्यू किया जाता है और फिर उसे प्रोजेक्ट किया जाता है पाकिस्तान की पॉपुलेशन पे। लेकिन देखा ये जाता है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन के रेशोज़ को आपने किस तरह से लिया है। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान की आबादी का 50% प्लस जो है वो पंजाब है तो हमारे सैंपल के अंदर ही पंजाब 50% ही होना चाहिए। या अगर KP 17% है तो हमारे पास भी उतना ही होना चाहिए। या सिंध 23% है तो 22-21% की बुनियाद पे होना चाहिए। तो इसको हम रिप्रेजेंटेटिव सैंपल कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा सर्वे किया और ये जो है क्योंकि हम ट्रैकिंग रिसर्च करते हैं तो इसके अंदर जो भी हालात होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं मुख्तलिफ ज़बानों के अंदर, यानी कि हर 3 महीने के बाद हम कर रहे होते हैं तो मुख्तलिफ किस्म की कंडीशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल प्री पोस्ट बजट के अगर हम सर्वे कर रहे होते हैं तो उसके बिल्कुल अलग इम्पैक्ट आते हैं। साल के शुरू में लोग बड़े पुरुमीद होते हैं, बहुत अच्छी पॉजिटिव बातें कर रहे होते हैं। इस वक्त यानी कि पिछले जो हमारा क्वार्टर था उसके अंदर गवर्नमेंट के लिहाज से बहुत पॉजिटिव नंबर्स थे, प्लस माइनस एवरीथिंग वाज गोइंग पॉजिटिव टुवर्ड्स गवर्नमेंट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा शायद वो महंगाई और बाकी चीज़ों ने गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को काफ़ी इफेक्ट किया। अच्छा, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ऑब्वियसली हमारे मुल्क की ज़्यादातर आबादी है वो या तो ख़तः ग़ुरबत से नीचे है या फिर वो जो मिडिल क्लास है उससे बिलोंग करती है। अब ये जितनी भी प्राइसेस बढ़ती हैं, हाँ वो पेट्रोल हो या फिर खाने पीने की अशिया पे हो या दीगर चीज़ें, उसमें जाहिर सी बात है यही वाला तबका सबसे ज़्यादा मुतासर होता है। तो
हुकूमत बार बार ये समझाने की कोशिश करती है कि जी देखिए, अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं तो आप बाकी दुनिया में देखिए, बल्कि इसी खित्ते में देख लीजिए, इस खित्ते के बाकी ममालिक देख लीजिए, तो हम अभी भी बहुत कम पे हैं। अगर खाने पीने की अशिया बढ़ती हैं तो ऑब्वियसली उनका लिंक जोड़ते हैं जी कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं तो उनके भी प्राइसेस बढ़ेंगी। लेकिन ये चीज़, ये बयानिया, ये रीज़न, ये लॉजिक 75% आवाम के या तो समझ में नहीं आ रही या फिर वो इसको समझने से इनकारी हैं और उनके नज़दीक ये बयानिया कोई बयानिया ही नहीं है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, बुनियादी तौर पे समझना ही चाहिए कि जब महंगाई होती है तो हर सोशो इकनॉमिक क्लास इस पे हिट होती है। ऐसा नहीं होता है कि जो अपर सोशो इकनॉमिक क्लास है उसको वो फीलिंग नहीं मिलती है। देखिए, एक बहुत ही अपर सोशो इकनॉमिक क्लास है, जैसे वो आप कहें कि 2% बुर्जुआ तबका। मैं एक जगह मुलाकात ऐसे लोगों से हुई है जिन्होंने वाकई ये सवाल मुझसे पूछा कि क्या पाकिस्तान में महंगाई हो गई है। शी वॉज बिलियनर और जो भी था उनका, लेकिन ये कि उनको अंदाज़ा ही नहीं था। लेकिन उससे आप ज़रा सा नीचे आइए तो ज़रा सा एक बेहतर सोशो इकनॉमिक क्लास का आदमी जो कि अगर लाख, सवा लाख, 1.5 लाख भी कमा रहा है तो इफ़ेक्ट उसको भी हो रहा है उसी तरीके से जिस तरीके से गरीब आदमी को हो रहा है। गरीब आदमी की अपनी ज़रूरियात है, जो अमीर आदमी होता है, जिसे कहेंगे ज़्यादा बेहतर आमदनी वाला होता है, उसकी अपनी ज़रूरियात होती हैं। गवर्नमेंट का ये नैरेटिव जो है वो कि दुनिया भर के अंदर कोई चीज़ हो रही है और पाकिस्तान में भी उसका इम्पैक्ट आएगा, इसकी कोई ना कोई लॉजिक होगी, उसकी कोई ना कोई चीज़ होगी। लेकिन जब अगर मेरे जैसे आप कहेंगे इसी सर्वे के अंदर हमने एक जगह सवाल पूछा था कि आपके एक्सपेंसेस जो है वो पहले के मुकाबले में जो है वो कम हो गए या ज़्यादा हो गए, या आपकी जो, बल्कि सवाल हमारा ये था कि आमदनी के लिहाज से कि आपके एक्सपेंसेस पूरे हो जाते हैं। तो इस सवाल के अंदर भी जो है वो अपर सोशो इकनॉमिक क्लास के लोग भी इफेक्टेड नज़र आए हमें, जितने लोअर सोशो इकनॉमिक क्लास के। यकीनन लोअर सोशो इकनॉमिक क्लास के लोग ज़्यादा हमें इफेक्टेड नज़र आए थे, लेकिन अपर सोशो इकनॉमिक क्लास के लोग भी हमें उतने ही नज़र आए जितने जो है वो लोअर सोशो इकनॉमिक मतलब लोअर सोशो इकनॉमिक क्लास के लोग भी इफेक्टेड नज़र आए और अपर सोशो इकनॉमिक क्लास के लोग भी नज़र आए। अब ये वाला नैरेटिव के इंटरनेशनल क्या हो रहा है, लोग तो सारी बात अपनी ज़रूरियात को देखते हैं। अगर घी महंगा हो रहा है, अगर आटा महंगा हो रहा है, उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं हो पा रही, तो उसकी बुनियाद के ऊपर, जैसे इसी के अंदर हमने एक सवाल पूछा कुछ लोगों से कि आपके ख्याल में कि आपके अखराजात पूरे हो जाते हैं या नहीं होते, तो तकरीबन 32% लोगों ने कहा कि अखराजात पूरे हो जाते हैं और 68% लोगों ने कहा अखराजात पूरे नहीं होते हैं। अच्छा, वो जो 32% जिनके कहते हैं कि अखराजात पूरे हो जाते हैं, तो हमारा उनसे अगला सवाल था कि आपके पास पैसों की कोई बचत हो जाती है या पैसों की बचत नहीं होती। तो उसमें से 69 ऑलमोस्ट 70% लोगों ने कहा कि उनके पास पैसों की बचत नहीं होती। अच्छा, वो 68% लोग जिन्होंने कहा था कि उनकी अपनी आमदनी में अखराजात पूरे नहीं होते, तो अखराजात पूरे करने के लिए वो क्या करते हैं? तो 3 चीज़ों में से कोई एक काम कर रहे होंगे, या तो वो कोई पैसे कर्जे के तौर पर महीने के आखिर में ले रहे होंगे, या वो कोई पार्ट टाइम काम कर रहे होंगे, या अपने अखराजात उन्होंने कम कर दिए होंगे, या चीज़ों की ख़रीदारी कम कर दी होगी। तो हमारे पास कुछ 30% लोग हैं जो कि हर महीने कर्जा लेना पड़ता है, जिनको कुछ ना कुछ ज़ाहिर बात अगले महीने उतारना पड़ता है, और फिर वो एक कर्जे के किसी साइकिल के अंदर चले जाते हैं। एक जगह कर्जा लेते हैं और फिर वो ख़त्म नहीं होता। उसके बाद जब एक दफ़ा बंदा साइकिल के अंदर आ जाता है कर्जे के, तो उसका निकलना मुश्किल हो जाता है। फिर हमारे पास नज़र आता है कोई 30% लोग कोई पार्ट टाइम कोई एक्स्ट्रा काम करना शुरू किया। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो है वो एक फिनोमेना, जैसे हम जो है फूड पांडा फिनोमेना कहते हैं, इसके अंदर बूढ़ा आदमी भी कर रहा है और डिसेबल भी कर रहा है और क्या क्या नहीं कर रहा है, लेकिन ये पार्ट टाइम काम है। और 37% लोग हैं जिन्होंने अपने अखराजात कम कर दिए हैं, अपनी चीज़ें कम कर दी हैं। ब्रांड्स अपने, पहले फॉर एग्जाम्पल कोई एक्सपेंसिव ब्रांड आते होंगे तो सस्ता ब्रांड लेके आते होंगे, कोई और चीज़ें इस्तेमाल करते होंगे, उनको कम कर दिया होगा। बहुत सारी ज़िंदगियों में नेसेसिटीज़ उन्होंने निकाली होंगी कि नेसेसिटीज़ क्या है, ज़रूरियात क्या है, और गैर ज़रूरी चीज़ों को उन्होंने ख़त्म कर दिया होगा। तो लोगों ने अपने अखराजात किए हैं, और ये हर सोशो इकनॉमिक क्लास में हुआ है। ऐसा नहीं है किसी एक सोशो इकनॉमिक क्लास में हुआ है, ये हमें हर सोशो इकनॉमिक क्लास के अंदर जो है वो हमें ये चीज़ नज़र आती है। यानी अपर सोशो इकनॉमिक क्लास के अंदर भी जो है वो, जैसे आप ये कहें कि अखराजात कम कर देने वाला जो फिनोमेना है, तकरीबन 41% नज़र आया। और लो सोशो इकनॉमिक क्लास के अंदर जो है 38% लोग वो नज़र आए जो कि कर्जा लेते हैं। तो गरीब आदमी कर्जा ले रहा है और अमीर आदमी ने अपने अखराजात कम कर दिए। सही। अच्छा, एक काशिफ साहब, एक और चीज़, आपने जैसे डिफरेंट सवाल बताए कि आपने सवालात पूछे, ये इस तबके के लोग इतने मुत्तफ़िक नज़र आए, इतने % लोग इतने जो है वो डिनाई करते हैं हमें नज़र आए। कोई एक ऐसा सवाल या कोई एक ऐसी चीज़ जो कि आपने पूछी हो और हर एक तबके से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स ने उस पर एग्री किया हो कि हाँ ये चीज़ वाकई है जो कि बढ़ चुकी है? मैं ये सवाल इसलिए पूछना चाह रही हूँ ताकि जो लोग हमें देख रहे हैं, अगर कोई हुकूमती नुमाइंदा हमें देख रहा है तो पता चले कि मेन रीज़न जिस पे पूरा पाकिस्तान मुत्तफ़िक नज़र आ रहा है वो ये है और इस पर वाकई काम करना चाहिए। बहुत मज़ेदार सवाल है आपका।
देखिए जब हम सर्वे करते हैं तो हमें अंदाज़ा ही होता है कि इसके अंदर हर पॉलिटिकल राय का रखने वाला आदमी फ़र्द होता है। यानी इसमें वो लोग भी होते हैं जिन्होंने 2018 के इलेक्शन में पीटीआई को वोट दिया, और ज़ाहिर बात है पीटीआई अगर लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे हुकूमत बनाई तो ज़्यादातर लोगों ने 2018 में पीटीआई को वोट दिया होगा। फिर पीएमएलएन के लोग भी नज़र आते हैं, इसके अंदर हर पार्टी के लोग नज़र आते हैं हमें। इंटरेस्टिंगली 98% ऑफ पाकिस्तानी ये बात कहते हैं कि गुज़िश्ता 3 माह में महंगाई बढ़ गई है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये ट्रेंड जो है वो हम कोई 2018 से मालूम करते हुए आ रहे हैं, नवंबर 2018 में। तो नवंबर 2018 में भी 98% लोग कहते थे कि महंगाई गुज़िश्ता 3 माह में बढ़ गई है, और आज भी 98% ही लोग कहते हैं। यानी कि हर बशर, चाहे वो कोई पीटीआई का वोटर हो या ना वोटर हो, मुस्लिम लीग का वोटर हो या ना नॉन वोटर हो, हर आदमी इस बात में मुत्तफ़िक़ है पाकिस्तान के अंदर। ये 2% लोग हमें ढूंढने पड़ेंगे कि वो कौन लोग हैं जो कहते हैं कि महंगाई नहीं बढ़ी, लेकिन मतलब वो एक अजीब सी बात है, लेकिन 98% लोग पूरी मेरे कौम ख्याल एक बात से में काशिफ मुत्तफ़िक़ साहब है। जो हुकूमती बेंचेस पे बैठे हैं वही लोग होंगे जिनको महंगाई नहीं लगती, या जो कहते हैं कि 75% पाकिस्तानियों के हालात बहुत जो बेहतर कहते हैं कि 9 दाने कम कर लें तो ये मुझे लगता है 2% लोग वही होंगे। काशिफ साहब बेहद शुक्रिया गुफ्तगू कर रहे थे हमारे। जी प्लीज। 9 दाने कम करने वाली जो बात कह रहे हैं वो तो ऑटोमेटिकली हो चुकी है। अगर आप अपने घर में भी जाके देखेंगे तो पोस्ट कोविड कंडीशन के अंदर लोगों ने अपनी बहुत सारी ज़रूरियात कम कर दी हैं, चीज़ें ख़त्म कर दी हैं। और इस महंगाई के बाद तो और ज़्यादा, जैसे आप ये कहें कि ये चीज़ें आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी कि जिसके अंदर लोगों की जो है वो क़ुव्वत ख़रीद जब कम हो रही होगी तो बहुत सारी चीज़ें उसके मसाइल होते हैं। और देखिए एक और चीज़ ये होती है कि ये जो सबसे ज़्यादा जो पिसती है ना वो मिडिल क्लास पिसती है। देखिए लोअर सोशो इकोनॉमिक क्लास के अपने रहन सहन है, उनके अंदाज़ हैं, उनकी अपनी चीज़ें हैं। जो अपर सोशो इकोनॉमिक क्लास है उसके पास अल्हम्दुलिल्लाह फरावानी है, अल्लाह ताला बरकत डाले। ये जो मिडिल क्लास है ना ये सबसे ज़्यादा पिसती है, इसका कोई वाले वारिस नहीं होता। मतलब कल का पैकेज भी वो गरीब के लिए है, लेकिन ये मिडिल क्लास कहाँ जाएगी जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी को रन करती है, जो एजुकेटेड है। अल्टीमेटली होता क्या है कि वो हमें जो मतलब एक अच्छी सी बात नहीं है, अल्लाह ताला हर एक रिस्क की अपनी बरकत होती है, लेकिन लोग जो है वो फिर फूड पांडा और इस तरह की दूसरी सड़कों पर हमें नज़र आते हैं। इनके लिए कोई दूसरी जॉब्स होनी चाहिए, इनके लिए ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। लेकिन ये एक मसाइल है जिनको समझना चाहिए कि जो मिडिल क्लास है वो तो उसको पास तो अच्छा। एक और बात यह है कि आजकल 9 से 5 ही कोई जॉब नहीं होती, लोग सुबह निकलते हैं और रात के पता नहीं किस्मत आते हैं। तो दूसरी जॉब करना, चीज़ें करना भी, और जिस तरह से एजुकेशन के ऊपर ये काशिफ साहब वही बात है ना जिसपे शायद हमारी मौजूदा हुकूमत ने वोट भी लिए थे कि नौकरियां होंगी। और मुझे अभी तक याद है कि फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि वो 1 करोड़ नौकरियां हमने दी, वो किसको दिए वो अभी तक पता नहीं चल सका। बेहद शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए, वक्त के लिए। और ये महंगाई का सवाल वो है जो कि हम समेत हर पाकिस्तानी फैसल करता नजर आता है कि भैया ये कब कम होगी। और वही 98% लोग पहले भी कहते थे कि महंगाई है, अब भी महंगाई है। 2% कौन है, इनको निकालना बेहद जरूरी है। लेकिन अलार्मिंग बात यह है कि अब 75% अफराद इस बयानिए के साथ नहीं जा रहे कि महंगाई अगर दुनिया में हो रही तो हमारे यहाँ भी हो रही है। एक ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। तो मज़ीद बातें हैं आपसे करने के लिए, हमारे साथ ही रहिएगा। बात करेंगे कानून की बालादस्ती की, जिसके क़याम में कई रुकावटें दरपेश हैं। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ की ताज़ा रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि पाकिस्तान कानून की हुक्मरानी के हवाले से दुनिया के 139 मुल्कों में से 130वें नंबर पर है। यानी पाकिस्तान 0.39 स्कोर के साथ बदतरीन ममालिक में शामिल है। रिपोर्ट ये कहती है कि स्कोर की हद 0 से 1 तक है। अगर किसी मुल्क का स्कोर 1 है तो वहाँ कानून की बालादस्ती पर सख्ती से अमल दरामद होता है। रिपोर्ट में करप्शन, बुनियादी हुकूक, अमन-ए-आमा और सलामती, निगरान ज़ाबतों का अदम नफाज, ख़राब कारकर्दगी की वजूहात करार दी गई हैं। इस इंडेक्स को समझने के लिए हमने राबता किया है बैरिस्टर रमशा चौधरी से। रमशा, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो जो रिपोर्ट है इससे मुतालिक मैं जानना चाहूँगी कि इसमें जो पाकिस्तान का स्कोर बताया गया है, पाकिस्तान को जिस नंबर पर रखा गया है, उसे आप किस तरह से देखती हैं? Thank you for having me today. So firstly, मैं आपको explain करूँगी, I'll come to your question कि rule of law index है क्या? तो rule of index is basically a concept जिसमें उन्होंने 7 to 8 factors बनाए हुए हैं which constitute towards the implementation of rule of law. So rule of law का basic concept ये है कि every citizen, whoever it is, be it a president, prime minister, ministers, anybody, is equal under the law. तो हर इंसान को एक fundamental right मिलता है और उस right के under they are all equal.
Now the second thing is कि rule of law को implement करने के लिए there are a few factors which need to play a vital role in the implementation. So इस index को what they do is they see कि ये factors पूरे comply हो रहे हैं कि नहीं. तो फर्स्ट फैक्टर इज कि आपकी गवर्नमेंट के ऊपर कोई कंस्ट्रेंट्स तो नहीं है, कोई पावर्स इस तरह की तो नहीं है कि आपकी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आ रहा है और आपकी गवर्नमेंट प्रॉपर लेजिस्लेचर या प्रॉपर लॉज नहीं बना रही. एंड द सेकंड फैक्टर इज एब्सेंस ऑफ करप्शन. अब करप्शन ख़त्म होगी तो आपका रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स ऊपर जाएगा. अब करप्शन के अंदर आपकी ब्राइबरी, प्रॉपर जो आपके इन्फ्लुएंसेस होते हैं फ्रॉम एनी पावर, be it media influence, be it parliamentary influence, be it ministers influence. So ये सारे influence, executive influence जिसको हम कहते हैं, ये सारे एक साइड पर होने चाहिए. And this also includes military, police and all other influences. So ये सारे अगर ख़त्म होंगे तो हमारी corruption ख़त्म होगी और rule of law की ये जो second factor है, हम इसके index में थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं. And the third is fundamental rights. अब हमारे मुल्क के अंदर पिछले 1-2 सालों से हम देख रहे हैं कि रेप कितना इंक्रीज़ हो गया है, रॉबरी कितनी इंक्रीज़ हो गई है, फीमेल्स की डोमेस्टिक वायलेंस के मैटर्स कितने ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं. तो जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हमें चार्टर के अंदर, यूनाइटेड नेशन चार्टर के अंदर दिए गए हैं, अगर हमें वो भी नहीं मिल रहे तो वो भी एक फैक्टर काउंट होता है टुवर्ड्स द इंडेक्स, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स. The fifth factor is the order and security. अब order and security maintain करनी है हमारी पुलिस ने, हमारी officials ने, हमारे bureaucrats ने और even our army. अगर हमारे मुल्क के अंदर order and security नहीं properly enforce हो रही तो वो भी एक factor count होगा. And then again our regulatory enforcements, और उसमें ये सारी government आ जाती है. And then civil and criminal justice are also a factor. अब civil और criminal justice को जब हम देखेंगे तो we will lead towards the courts. So if we look at the rule of justice index overall, what they see is your government working properly? Is your executive working properly? If not, then what is the problem behind them? तीसरी चीज़ they see कि अगर आपकी ये पुलिस हो गई, आर्मी हो गई, all these enforcement agencies, if they are not working properly, so that will also count as a factor. And then our courts, and इन सब को overrule करने के लिए, इन सब पे एक proper check रखने के लिए is our press, free and independent press. Okay. So this quotation पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चलती थी कि there are 5 pillars which need to be strong and which need to be free and independent. तो उसके अंदर हमारी प्रेस, हमारी लेजिस्लेचर, हमारा एग्जीक्यूटिव, हमारी आर्मी एंड हमारा कोर्ट्स आ जाती हैं. Okay. तो इन सब का इकट्ठे काम करना और इन सब का एक इंडिपेंडेंट तरीके से काम करना इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके अच्छा रबशा, जैसे कि आपने जिन बुनियादों पे स्कोर दिया जाता है वो सारी आपने एक एक करके हमें बताई. अब मुझे ऐसा लगता है कि दीज थिंग्स आर सो इंटरलिंक्ड कि अगर आप इनमें से किसी पे भी एक पे अगर लूज़ परफॉर्म करेंगे तो बाकी चीज़ें भी अफेक्ट होंगी. फॉर एग्जांपल अगर एक रेप का केस है, आपने बताया कि जी जिसको कहते हैं मेरा पर्सनल हुकूक है, ठीक है, वो भी इसमें एक वन ऑफ द हेड्स इसमें शामिल है. फ़र्ज़ कीजिए कि अगर कोई रेप का विक्टिम है और उसके साथ ये तमाम तरह चीज़ें होती हैं तो पहला तो हमने गेम वहाँ लूज़ कर दिया कि जी इस तरह की चीज़ हो रही है. नाउ कम द इन्फ्लुएंसर्स, जिसको आप रूल ऑफ लॉ कहते हैं, उस अगर कोई इस तरह का मामला है उसको अब अगर तो वो मीडिया पे हाईलाइट हो जाता है वेल एंड गुड. अगर वो मीडिया पे हाईलाइट नहीं होता इसका मतलब उसको कहाँ कहाँ चक्कर लगाने पड़ते हैं पुलिस के और इसके और उसके, ये सारे मामला. जिसमें तीसरी चीज़ आ जाती है जो आपकी पुलिस फोर्स की एक्शन होती है कि वो उसमें डिले करते हैं. एंड देन फिर जो पुलिस ये कहती है कि जी हम तो फ़र्ज़ कीजिए इसके मुजरम पकड़ के दे देते हैं, लेकिन कोर्ट फिर ये कहती है कि जी इतनी कमज़ोर प्रोसिक्यूशन बनाई है आपने कि हम इसको चार्ज ही नहीं कर सकते. ये सारी चीज़ें आपस में इतनी ज़्यादा इंटरलिंक्ड हैं. एक भी आपने इसमें अगर लूज़ परफॉर्म किया बाकी चीज़ें तो ऑटोमेटिकली अफेक्ट होंगी. जी बिल्कुल. अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करूँगी कि अब मैं अभी हमारा जो करंट लॉ है इन रिगार्ड्स टू रेप में अगर उसको हाईलाइट करूँ तो बेसिकली हदूद ऑर्डिनेंस को हम फॉलो करते हैं. नाउ दैट इज़ अ लॉ दैट वाज मेड बैक इन 60s and 70s.
the perspective of life was different back then. The circumstances humans lived in was different back then. अगर हम उस चीज़ को अब के दौर में देखें, अब हमारे पास CCTV कैमरास हैं, अब हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, अब हमारे पास हमें एज सच आई विटनेसेस की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यूजुअली जहाँ पर सीन ऑफ क्राइम हो रहा होता है दैट थिंग इज़ रिकॉर्डेड. हम मीडिया पे भी देखते हैं, हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, कुछ हो रहा है, एनीथिंग इज हैपनिंग, पीपल रिकॉर्ड इट इमीडिएटली. तो इसी तरीके से अब वी नीड टू टेक अ स्टेप अप. द गवर्नमेंट नीड्स टू इम्प्लीमेंट और डिजाइन अ न्यू लॉ. सॉरी टू कट यू इन बिटवीन, लेकिन सिर्फ ये एक मामला नहीं है. आप हमारा मर्केंटाइल लॉ देख लें, वो अंग्रेज के ज़माने का बना हुआ है. हमारे इतने सारे प्रोसीजर्स ऑफ रूल हैं जो कि अंग्रेज के ज़माने के बने हुए हैं. डोंट यू थिंक नाउ इट्स द हाई टाइम कि हम उनको अपने मुआशरे और अपनी प्रेजेंट कंडीशंस के मुताबिक ढाल लें, या फिर दे आर इतने अच्छे हैं वो सारे कि हमें उन्हीं को फॉलो करते रहना चाहिए? No, our law is not good at all. Although we have everything in it, but वो हमारे recent present time के मुताबिक नहीं अब चल सकता. It is very difficult to take that law forward. Unfortunately, I have to say this. We don't have the kind of people who will go and sit in the parliament and design the law. वहाँ पर सिर्फ ऑपोजिशन होती है, वहाँ पर सिर्फ लेग पुलिंग होती है, नथिंग एल्स. आई हाईली डाउट दैट देयर आर एनी educated people in the Senate or in the Parliament who will sit and design this. They are backward people. They come from villages. They are not even highly qualified with expertise. If a person has some expertise, they know कि हम लोगों ने इस सर्टन लॉ के अंदर कोई अमेंडमेंट्स करनी है. एंड यस, इट इज करेक्ट, देयर आर सो मेनी लॉज. इवन इफ यू लुक एट आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, आवर सिविल जस्टिस सिस्टम, केसेस आर पेंडिंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम बिकॉज उसके वो जो पुराने प्रोसीजर्स थे, देयर आर सच लेंथी प्रोसीजर्स कि अब उनकी कंप्लायंस इज डिफिकल्ट इन द प्रेजेंट टाइम्स. ठीक, रमशा, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने. और यकीनन जैसे आपने भी कहा ना, किसी भी मुल्क को चलाने के लिए वो पिलर्स जिनका हम बचपन से जिक्र करते आए हैं, पढ़ते हैं, उसमें कानून की बालादस्ती और वक्त पर इंसाफ मिलना बेहद ज़रूरी है. अब आपको बताएं कि महंगाई तो बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन हम देख रहे हैं अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा हो रहा है. अगर ऐसे में ये सवाल करूँ कि आप क्या सोच सकते हैं कि अब अपना घर बनाना आसान हो गया, तो जो कैमरे के उस पर बैठे होंगे ना दफ्तर में, या जिनका आप नाश्ता शुरू करो, कहेंगे एंकर को क्या हो गया, कैमरे के उस पार क्या, कैमरे के इस पार भी बैठे, वो भी आपसे पूछ रहे हैं कि ये आप कैसे कह रही हैं. एक तरफ दाल आटा चीनी नहीं आ रहा, आप कह रही घर बना लो, कैसे? बड़ा आसान हो गया. मैं आपको बताती हूँ. कराची जैसे शहर में घर खरीदना आसान है. तनख्वाहदार तबका सिर्फ किराए पर ही पूरी ज़िंदगी अब नहीं गुजारेगा, अपना घर बना सकता है. 30 से 50 हज़ार रुपये माहाना कमाने वाला जो है, अब सवाल ये है कि उसके लिए घर बनाना कितना मुश्किल है. साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि रियल स्टेट सेक्टर्स में सरमायाकारी के क्या मौके हैं, वो मौके जिनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, और छोटे सरमायाकार क्या पैसा लगाकर मुनाफा कमा सकते हैं. इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हमने मदऊ किया है रियल स्टेट एक्सपर्ट ज़हरा साहिबा हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम ज़हरा, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, ये जो सवाल मैंने किया ना, बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि ये इसका जवाब क्या है कि जो शख्स 50, 30, 35, 40 कमा रहा है ना महीने के, वो ये कैसे सोच सकता है कि अच्छा मुझे अब किराए के घर में नहीं रहना, किराया बचाना है मुझे, और मुझे अब अपनी छत, क्योंकि अपनी छत से ज़्यादा सुकून कहीं पर आपको नहीं मिलता. अगर आपकी अपनी छत है ना, आप शायद अपनी ज़िंदगी की 70% मुश्किलात भूल जाते हैं. ऐसा ही है ना? तो प्लीज़ ज़रा बताएगा. अच्छा, अगर हम ये कहें कि बहुत एक लो बजट में आप अपना घर कैसे बना सकते हैं, तो उसकी सबसे पहली चीज़ या सबसे पहला आप जो स्टेप होता है वो आपकी प्लानिंग होती है. प्लानिंग. हमारी ज़िंदगियों में प्लानिंग नहीं है. हम कोई भी काम करते हैं, मतलब हमारे पास वो प्लेटफॉर्म नहीं है या हमें सही गाइड करने वाले लोग नहीं हैं कि जो हमें ये बता सकें कि आपने कब अर्निंग करनी है, कब आपने अपने घर की तरफ जाना है, या बेसिक नीड्स आपका घर होता है, आपका खाना होता है, आपकी सेहत होती है. अब उसी पे हमें गाइडलाइन नहीं है कि हमने इसको कैसे लेके चलना है. हम घर बनाने का कब सोचते हैं? जब हम शादी कर चुके होते हैं, 4 बच्चे हमारे साथ होते हैं और ऑलरेडी हमारे सर पे इतना बर्डन होता है कि उसके बाद हम कहते हैं अच्छा अब हम घर बना लें. और अब तो सेविंग ही नहीं हो रही. तो राइट टाइम डिसीजन इसी को बोलते हैं कि आप अपनी यंग एज से, जब आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, आप इसको उसी वक्त प्लान करना शुरू करें कि आपने अपना घर कैसे बनाना है. बिल्कुल.
बिल्कुल। तो बस ये सारी छोटी छोटी टिप्स होती हैं कि वही मैं कहूँगी कि आपको कोई अच्छा प्लेटफॉर्म, आपको राइट टाइम डिसीजन, आपको कोई बताने वाला हो। जैसे पहले अगर हम बात करें, अगर अपने पेरेंट्स की हम बात करते हैं, तो उस वक्त सबसे पहले घर वाले यही कहा करते थे कि अब आप इस काबिल हो गए, अब आप घर बनाओ। घर बनाओ। अब ये चीज़ें हम लोगों में नहीं हैं। हम दूसरी जो आप कह रहे हैं फैसिलिटीज़ की तरफ, गाड़ी और मोबाइल, इन चीज़ों में हम लग गए, लेकिन हमने घर का ख्याल छोड़ दिया, जिसकी वजह से ये चीज़ें हमारी रेंज से बाहर जा रही हैं। सही। अच्छा, जैसे हम बात करते हैं रियल स्टेट, तो ये जैसे ऑप्शन होती है हमारे पास। अच्छा, आप बैंक से भी घर ले सकते हैं, आप उसके थ्रू इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं इस चक्कर में हमें नहीं पड़ना है, रियल स्टेट वाले बड़ा महंगा घर बना के देते हैं, हमने उनकी तरफ जाना नहीं है। मैं चाहूँगी कि लोगों का जो ये कॉन्सेप्ट है, आप प्लीज़ उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालें, ताकि देखिए ऐसा नहीं है, सॉरी आपकी बात कट कर रही हूँ, कि रियल एस्टेट वाले महंगा घर बनाकर दे रहे हैं या कोई उनके साथ फ्रॉड हो रहा है। अगर फ़ी ज़माना आप ये बोलें कि आपके साथ कोई फ्रॉड कर रहा है या आपको कोई महंगी चीज़ दे रहा है या महंगा घर बना के दे रहा है, तो फिर ये हमारी और आपकी नाअहली है। वजह यह है कि सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है, आपके एक टच पे आपकी सारी चीज़ें आपके सामने, पूरी वेबसाइट आपके सामने। आप मार्केट सर्च करें, आप देखें कौन सा इस वक्त रियल एस्टेट में क्या रेट चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का क्या रेट है या प्लॉट्स का क्या रेट है, या आप जिस प्रोजेक्ट की तरफ आप जा रहे हैं या आप किसी सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं, उसका रेट अभी क्या है। आप किसी के कहने पे, आप मेरे कहने पे या आपके कहने पे, या भाई ने कह दिया या अम्मी ने कह दिया या चचा ने कह दिया या मामू ने कह दिया, ऐसा अब नहीं है दौर, अब वो वाले ज़माने गए। क्योंकि वही ना, एक क्लिक की दूरी पे आपके पास हर चीज़ है। अच्छा, जैसे आपने कहा ना कि लोग इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, मैं चाहूँगी जो अभी हमें देख रहे हैं, आप उन्हें ये बताएं कि कराची के कौन कौन से एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर आप आसानी इस चीज़ की प्लानिंग कर सकते हैं कि अच्छा, अगर मैं आज या तनख्वाहदार जो तबका है, आज अगर मैं ये चीज़ शुरू करूं तो ठीक है, मैं इस इलाके में घर जो है बना सकती हूँ, बना सकता है। देखिए, कराची की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर एक लो बजट की तरफ आप जाते हैं तो सरजानी टाउन में काफ़ी सोसाइटीज़ यहाँ पे डेवलप हो चुकी हैं और लोगों ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस भी करवाई हैं, और वहाँ पे लोगों की इन्वेस्टमेंट भी है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा एक मसला ये आता है कि फ़ाइल का यहाँ पे थोड़े से फ्रॉड भी हैं यहाँ पे, लोगों को नहीं आइडिया होता है। उसका तरीका ये होता है कि आप किसी भी सोसाइटी में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप उसका NOC, उस पर जो उनके नंबर होते हैं उसको आप वेबसाइट पे चेक करें, तो आपको ये पता हो कि ये अथेंटिक है आप जहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लो बजट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कराची में अभी भी काफ़ी है। स्कीम 33 में बहुत स्कीम्स लॉन्च हो रही हैं। अगर आप हाईवे साइड पे चले जाएं तो अगर आप सहराब गोड से लेके और अगर आप बहरिया टाउन कराची तक जाते हैं तो आपको पूरे रास्ते पे छोटी छोटी बहुत सारी सोसाइटीज़ नज़र आएंगी जो अभी भी एक मिडिल क्लास तबका, मैं उसको मिडिल क्लास वाइट कॉलर ही कहूँगी, जिसमें मैं और आप भी आते हैं, कि हम उस जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो और अगर आप बहरिया टाउन कराची की अगर हम बात करते हैं तो बहरिया टाउन कराची में इस वक्त भी आपको 16,75,000 में एक प्लॉट मिल रहा है, कि जो कि मेरे ख्याल में हर आदमी एक नॉर्मल तबका अफोर्ड कर सकता है। अच्छा। अब बात सारी ये है कि आपकी सर्चिंग की, आपकी वर्किंग की, अगर आप किसी चीज़ प्लानिंग की अगर आप फर्स्ट स्टेप है आपका, बिल्कुल है, अगर वही स्ट्रांग है तो आई थिंक शायद फैसल आप आसानी से घर बना सकते हैं। आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया जिन सोसाइटीज़ का आपने नाम लिया कि आज से 5-4-6 साल पहले अगर हम वहाँ चले जाते तो 40 लाख में 1000 गज का प्लॉट मिल रहा है, ये वाले मामला चल रहे हैं। लेकिन उस पर लोगों ने जब ले लिया और वो फिर चला, फाइल पे फाइल चली, तो उसके बाद वो सर पकड़ के बैठ गए। एक तो चीज़ ये, दूसरा चीज़ ये कि जिन इलाकों का हमने नाम लिया है, ये बताना बड़ा लोगों को ज़रूरी है कि ये है लंबी रेस का घोड़ा। ये ऐसा नहीं है कि आप ले लें आज सरजानी में आज जाके रहना शुरू कर दें। तो वो लोग जो अभी ये चीज़ करना चाह रहे हैं, तनख्वाहदार तबका है, लाख रुपए तनख्वाह है, 50-60-70 हज़ार रुपये तनख्वाह है, वो किस तरीके से किन जगहों पे जाके ये चीज़ इन्वेस्टमेंट शुरू करें सो दैट आगे 5 साल में वो अपने लिए कोई छत का कर सके मामला। देखिए, इसका आसान तरीका ये होता है कि प्लॉट्स भी आपको इंस्टॉलमेंट में मिल जाते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट हमेशा उस तरफ आप करें जब कोई प्री लॉन्च प्रोजेक्ट है या प्री लॉन्च सोसाइटी है। हम जाते हैं उस वक्त जब पूरी सोसाइटी आपकी डेवलप हो जाती है, या अगर कोई आपका बिल्डर या कोई प्रोजेक्ट बना रहा है तो वो ग्रे स्ट्रक्चर की तरफ चला जाता है, तो वो रेट आपके हाथों से निकल जाता है। फिर अगेन मैं वही बात करूँगी कि आपकी वर्किंग, आपकी सर्चिंग क्या है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो लाजमी बात है कि आप उसको मार्केट में देखेंगे जाके कि किस रेट पे क्या चीज़ है। कभी भी वो सोसाइटी या वो प्रोजेक्ट आपको आपके अपने रेट पे नहीं मिलेगा जो डेवलप होने के बाद मार्केट में आ जाता है। आप देखें जो बड़े बिल्डर्स हैं वो हमेशा
हमेशा अपना प्रोजेक्ट जब लॉन्च करते हैं वो कब करते हैं, जब वो तकरीबन उसको ग्रे स्ट्रक्चर की तरफ ले जा चुके होते हैं, उसके बाद वो उसको मार्केट में लेकर आते हैं। अब जो इन्वेस्टर्स हैं, वो इन्वेस्टर अगर ये चाहें कि आपको बिल्डिंग बनी बनाई सामने आपको उस रेट पे मिल जाए, इन्वेस्टर रेट पे, तो फिर ऐसा नहीं मुमकिन है ना, वो तो नामुमकिन। इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहले आपकी एक डिसीजन पावर, आपके अंदर प्रॉपर्टी होल्डिंग पावर, कि आपने उसको लेके होल्ड करना है। ऐसा नहीं कि हम खरीदने के बाद बोलेंगे जनाब हमें 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद बस अब हमें सेल करना है, सेल करना ऐसा है। नहीं होता। तो वही बात है ना ज़हरा, आपकी प्लानिंग जितनी स्ट्रांग होगी आप उतनी जल्दी और उतना अच्छा जो है अपने लिए सोच सकते हैं। बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए। वेलकम बैक। अब जरा प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। वैसे क्या कर रहे हैं आप? सॉरी, लेकिन टेंशन होती है ना मुझे। क्या क्या टेंशन है आपको? ये पाँव टेंशन में क्यों हिला रहे हैं आप? मुझे जरा ये सिर्फ मैं नहीं हिलाता हूँ भाई, ये पूरी दुनिया करती है यार। टेंशन हो रही है, इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और पता नहीं मैं दिन में क्या खाऊंगा, मैं कुछ लाया नहीं, मुझे टेंशन बढ़ रही है। ये टेंशन में आप कर रहे हैं और ये वाकई होता है। अक्सर लोग बैठे बैठे फैसल की तरह अपनी टांग को हिलाते रहते हैं, पाँव को हिलाते रहते हैं। बहुत से बच्चे इस पर तो डांट खाते हैं। इवन बच्चे के, मुझे लगता है फैसल की अम्मा भी डांटूंगी, बेटा क्या कर रहे हो ना, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इससे नहुसत फैलती है, कर्ज चढ़ जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि टांग हिलाने वाले अफराद जो हैं अपने वादों के बारे में हसास होते हैं और वक्त पर पूरा करते हैं। लेकिन जहनी अमराज का इलाज करने वाले साइकोलॉजिस्ट इसे क्या कहते हैं, वो क्या बताते हैं कि भाई लोग टेंशन में पाँव हिलाते हैं या कोई और वजह है, या फिर ये जो है शायद हो सकता है कोई एक्सरसाइज भी हो ना। नहीं इसकी क्या ही एक्सरसाइज होगी। लेकिन एक तो टो टैपिंग डांस होता है, लेकिन ये वाली टो टैपिंग जो है, इसमें मुझे कई लोगों ने टोका है वैसे कि ये ना क्या करें, ये एंजाइटी होती है या क्या होता है, या क्या मामलात होते हैं, क्यों लोग करते हैं। और वैसे जब ये हो रहा होता है ना, जब इसको करते, जब टो टैप कर रहे होते हैं आप, तो होता ही है कि ऐसा लगता है आपको कि रिलैक्सिंग सा फील होता है, ठीक है। बट लेट्स टॉक टू प्रोफेशनल अबाउट दिस। हमारे साथ मौजूद है हमारे नफ्सियात किरण जावेद, उनसे हम बात करते हैं। किरण, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? खैरियत से, ठीक ठाक है? अच्छा, ये बैठे बैठे टांग हिलाना, ये कोई बीमारी है या कोई ख़ास अलामात है किसी चीज़ की, क्या है ये? बिल्कुल, आपने जो मेंशन किया कि बैठे बैठे जो है वो टांग हिलाना, इसके अलावा जो और भी दीगर चीज़ें हैं कि जिससे इंसान जो है वो अगर हाथ में कोई चीज़ है तो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, या फिर जो है कोई एक पर्टिकुलरली बिहेवियर है जिसको बार बार वो रिपीट कर रहा है बॉडी से रिलेटेड, तो ये सारे जो साइकोलॉजिकल देखें तो ये जो साइंस होते हैं वो किसी भी एक बॉडीली या साइकोलॉजिकली डिस्टर्बेंस, लिटिल बिट ऑफ डिस्टर्बेंस के होते हैं, जैसे नर्वसनेस हो गई या इरिटेबिलिटी हो गई, मे बी उसी करंट सिचुएशन पे जिस जगह पे वो मौजूद है, ही और शी इज थिंकिंग अबाउट समथिंग जो कि उनको कंफ्यूजन दे रही है, राइट, या फिर उनको जो है वो थोड़ी बहुत परेशानी दे रही है या एंजाइटी दे रही है, ठीक है। तो इस वजह से इंसान का वो है वो साइकोलॉजिकल जो चीज़ है वो बॉडी में मैनिफेस्ट होती है, यानी जो हमारी साइकोलॉजिकल जो भी चीज़ दिमाग में चल रही है वो बॉडी से जाहिर होती है, आया होती है, बट ये इंसान को पता नहीं चलता, ये लाशऊरी तौर पे होता है। बहुत दफ़ा जब लोग उनको इस बात का एहसास दिलाते हैं तो उनको पता चलता है, ओह अच्छा, तो आई हैव टू स्टॉप दिस, समथिंग इज हैपनिंग। बहुत से लोगों का लॉन्ग टर्म ये चल रहा होता है तो वो अवेयर भी हो जाते हैं, खुद से भी हो जाते हैं। इसी तरह लोग जब उनको बहुत ज़्यादा टोकते हैं, हमारी सोसाइटी में तो टोका जाता है कि स्टॉप दिस, छोड़ दो, क्या बार बार टांग हिला रही है, क्या बार बार पेन, आप अक्सर देखा होगा पेन वो जो आते हैं तो उस पर टक 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 कभी ओपन कर रहे हैं कभी क्लोज कर रहे हैं, तो वो इरिटेबिलिटी सी एक प्रोड्यूस करती है पूरे इन्वायरमेंट में, तो जो आसपास के लोग हैं फिर उस पर उनको निशानदेही करवाते हैं, कमेंट्स भी कर रहे होते हैं। अच्छा किरण, जैसे आपने कहा ना कि ऐसा होता है कि ये एक साइकोलॉजिकल इशू है कि अच्छा आपने पाँव हिलाते रहना है या फिर आपने पेन टिक 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 जारी रखनी है, इसमें भी कि शायद साथ वाला बंदा इरिटेट हो, लेकिन आपका जो बैठने का अंदाज होता है, आपके जो हाथों की मूवमेंट है, आप जिस तरह से बैठे हैं, अपने लेग्स को क्रॉस करके अगर आप बैठे हैं, हर एक चीज़ जो है आपके अंदाज को बयां करती है। तो मैं ये चाहूँगी कि प्लीज़ हमारे देखने वाले स्पेशली जो ख़वातीन हमें देख रही हैं, आप उन्हें बताएं कि उनके बैठने का अंदाज़ कौन कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जिन्हें बयां कर रहा होता है। देखिए, इसको कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज इज अ वेरी बिग सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन।
कम्युनिकेशन की इसमें फील्ड में कहा जाता है कि 7 to 8% जो है वो वर्बल कम्युनिकेशन काउंट होती है, रिमेनिंग 93-92% आपकी बॉडी लैंग्वेज काउंट होती है। हाउ यू टॉक, हाउ यू आर सिटिंग, आपके जेस्चर्स, आपके पोस्चर्स, आपके जो हेड टू टो, सर से लेके पाँव तक आपके जो डिफरेंट साइंस बॉडी दे रही होती है, ये बहुत कुछ जो है वो जाहिर कर रही होती है। समझने वाले के लिए जो है वो बहुत से साइंस होते हैं, अगर समझा जाए, इसीलिए साइकोलॉजिस्ट को रुजू किया जाता है, थेरेपिस्ट वगैरह को रुजू किया जाता है, क्योंकि वो माइंड से रिलेटेड जो चीज़ों को थोड़ा सा भांप रहे होते हैं। इसी तरह देखिए, जैसा मैं आपको कुछ अलामात बता देती हूँ, बाकी तो ये है कि इंसान जो है वो जितना केस के जरिए हम देखें तो वो पता चलता है कि वो बीमारी है या क्या है। जैसे आप जस्ट पोस्चर, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द पोस्चर, हाउ आई एम सिटिंग, जितना आप स्ट्रेट बैठते हैं ओपननेस शो होती है कि हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, हाउ अलर्ट यू आर। जितना आप डाउनवर्ड पोज करके बैठते हैं, इस तरह से बैठते हैं, डाउन होके बैठते हैं, ये शो करता है कि right now in the moment how you are feeling, maybe little bit of low lethargy, tired, मतलब इस सब का lazy, ठीक है, या psychologically less confident। आपको पता है इंटरव्यूज में ये बॉडी पोस्चर्स और ये बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा काउंट होती है, ठीक है। इसके अलावा आपके फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं, ये भी बहुत बड़ा बॉडी साइन होता है कि हाँ आप अपने फेशियल एक्सप्रेशंस बात के दौरान कैसे दे रहे हैं, ठीक है। ये भी बहुत सी चीज़ों की अलामात होती हैं। आंखों का, अगर आप आई कांटेक्ट, अगर मैं इसमें फेस में लूँ, तो इफ़ यू आर गिविंग एन आई कांटेक्ट टू अ पर्सन, दिस शोज योर कॉन्फिडेंस, दिस शोज हाउ यू आर आपकी सेल्फ स्टीम और आपकी जो आप जो क्लियर है माइंड से, वो आप इस चीज़ को शो करती है। बट इफ आई एम टॉकिंग टू समबडी, लेकिन मैं कभी इधर देख रही हूँ और कभी उधर देख रही हूँ और कभी नीचे देख के बात कर रही हूँ और बहुत कम आई कांटेक्ट दे रही हूँ, ये भी लो कॉन्फिडेंस को शो करता है, या किसी चीज़ की कंफ्यूजन को, या किसी चीज़ की शाइनेस को, रिजर्वेशन को। लाजमी नहीं हर चीज़ कॉन्फिडेंस लो पे जाए, रिजर्वेशन भी शो करता है, आपकी शाइनेस भी शो करता है। इसके अलावा अगर आप किसी, कहते हैं ना, अगर झूठ बोल रहे हैं तो भी इंसान थोड़ा सा इधर उधर आपकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकता और उसके अंदर वो कॉन्फिडेंट नहीं होता कि वो अपनी बात बयान करें। फैसल, तो कई मतलब होते हैं। अगर बिल्कुल वी कांट स्टिक के नहीं, आंखों में नहीं दिख रहा तो उसका मतलब से लो कॉन्फिडेंसी है, नो वी कांट स्टिक। इसी तरह पूरी बॉडी से रिलेटेड हर साइन के अपने अपने सिम्टम्स होते हैं, रीजंस होते हैं, जो मैंने आपको कहा केस से रिलेटेड हम फिर उसको देखते हैं कि इस केस में अगर उसने ये चीज़ बॉडी लैंग्वेज शो किया तो उसका क्या मतलब था। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा, हमने इन इरिटेशनल सिंड्रोम्स की बात की, उसमें से एक और भी है, दैट्स नेल बाइटिंग। ये किस चीज़ की तरफ शो करता है? इज इट नर्वसनेस? मतलब बड़े बड़े लोग ये करते हैं, बड़ी बड़ी एज तक आके ये कर रहे होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। सो ये क्या चीज़ होती है? मोस्टली एंड मेजॉरिटी जो इसका रीजन है वो है नर्वसनेस, कंफ्यूजन, ठीक है। नर्वसनेस एंड कंफ्यूजन, जब आप कंफ्यूज्ड होते हो या आप नर्वस होते हो, आपको नहीं पता चलता कि आपके जो फिंगर्स हैं वो आपके मुंह पे जा चुकी हैं और कंटिन्यूसली एक जो है वो एक्टिविटी ऑन है। और अगर आपने बात की है कि बड़े बड़े एक्टर्स वगैरह, तो अक्सर आपने उनकी वीडियो इंटरव्यूज पे भी देखा होगा कि साथ वाले ने जो है वो उसका हाथ उठाया है या फिर थोड़ा सा एग्जैक्टली ये थोड़े बड़े वीडियो क्लिप्स आती हैं, तो ये उनको अनकॉन्शियसली समझ में नहीं आ रहा होता, वो खुद ब खुद, हालांकि ये बचपन से भी आदत होती है, लेकिन उस करंट सिनेरियो में अचानक से कुछ ऐसा आ जाता है माइंड में, इंसान के खुद ब खुद एक जो पर्टिकुलर बिहेवियर है ना वो स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने अपने इर्द गिर्द नोट की, अपने घर में, अपनी फैमिली में, कि आप टेंस हैं या किसी कंफ्यूजन का शिकार हैं तो आप बालों को अपने बार बार ऐसे ऐसे करते रहते हैं, बस बालों के साथ आप खेलते रहते हैं। अच्छा, हमारी नज़र में तो वो खेलना है, लेकिन ये एक सीरियस इशू भी हो सकता है, और आई थिंक शायद यही वक्त होता है कि साथ वाले को उससे पूछना चाहिए कि क्या बात है या क्या चीज़ है जो कि परेशान करिए। लेकिन हमारी सोसाइटी में अभी तक इतनी अवेयरनेस नहीं है, हम टोक देते हैं टांग हिलाने पे कि ये नहूसत है या कुछ भी, कि कर्ज चढ़ जाता है या अम्मा अब्बा कुछ भी कह देते हैं। लेकिन आई थिंक कि इन इश्यूज को साइड पे रख के ना हमें थोड़ा सीरियस होकर इस पे बात करनी चाहिए, कि सामने वाले से पूछना चाहिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए उससे पूछें कि क्या टेंशन है कोई, क्योंकि जैसे हम मेजॉरिटी लोगों को देखते हैं टांग पे टांग रख के बैठ के बात करते हैं। तो प्लीज़ मैं चाहूँगी आप इस लैंग्वेज को भी एक्सप्लेन करें कि टांग पे टांग रख के अगर आप बैठे हैं, हाथ ऐसे बांध के या कुछ भी, तो ये किस चीज़ की निशानदही करता है?
देखिए टांग पे टांग रखकर बैठना तो जो ये है क्लोजनेस को शो करता है, डिफेंसिवनेस को शो करता है, ठीक है, ओपननेस को शो नहीं करता। जो इंसान टांग पे टांग क्लोज करके बैठता है या इस तरह से हाथ करके और टांग पे टांग रख कर यूँ बैठते हैं, तो ये शो करता है कि आप पर्सन इज नॉट इनवाइटिंग और वेलकमिंग अदर पर्सन, कि वो ज़्यादा ओपन हो या मैं उसके सामने ओपन हूँ। ये डिफेंसिवनेस है, यानी कुछ आएगा तो स्ट्राइक बैक कर सकता है, बहुत आराम से भी हो सकता है, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में भी हो सकता है। अच्छा। ठीक है, तो ये क्लोजनेस को शो करता है। इसके अलावा जो आपने बात की बालों के साथ खेलने की या और कोई मूवमेंट, मैं आपको बताऊं एक चीज़ जो हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है, ये हम सबके नॉलेज के लिए ज़रूरी है कि कोई भी बिहेवियर बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड भी जो मुसलसल देखा जा रहा हो, उस पे वाकई नजरसानी करने की बहुत ज़रूरत है। वरना कभी कभार वेरी रेयरली तो मे बी कोई भी इस चीज़ से गुजर सकता है कि वो कोई भी बातों में या अपनी सोचों में कोई भी एक एक्ट कर जाए, लेकिन जिसका मुसलसल आ रहा हो कि निशानदेही घर वाले भी कर रहे हैं, अगर वो वर्किंग है तो वर्कर्स भी कर रहे हैं, कोलीग्स कर रहे हैं, क्लासरूम में है तो टीचर्स, क्लासमेट्स सभी नोट कर रहे हैं, ये बचपन से ही आने शुरू हो जाते हैं, या अगर लेटर एज में भी आए तो आसपास के लोग जब नजरसानी करवाएं तो काइंडली इस पर गौर करें, घर वाले भी, और इसके लिए हेल्प के लिए जाएं, क्योंकि ये डिसऑर्डर्स भी बन सकते हैं, इसमें टिक डिसऑर्डर आ जाता है, ठीक है, एक दो और डिसऑर्डर्स हैं वो भी आ जाते हैं, वो जरा टेक्निकल टर्म्स हैं बहुत, ठीक है, तो उसमें भी होता है कि इंसान कंटिन्यूसली, जिसमें से अगर हाई हेयर की अगर आपने बात तो कंटिन्यूस हेयर पुलिंग आती है, इंसान बिल्कुल उसको एहसास नहीं तो अपने बाल तोड़ता चला जाता है, टीका सिंड्रोम जिसको कहते हैं, ठीक है, तो वो ये वाली चीजें ये देखें डिसऑर्डर बन जाती है लेटर लाइफ में जाके। तो काइंडली अपने आसपास के लोगों में अगर ऐसा देखते हैं, और मुसलसल रवैया, मैं कहूँगी मुसलसल का वर्ड, कि कभी कभार तो देखिए कोई भी किसी चीज से गुजर सकता है, लेकिन जो मुसलसल गुजर रहा है, ठीक है, तो काइंडली उस पे फोकस करने की जरूरत है। किरण, एक और चीज़, ऑब्वियसली हम इतनी अब डेप्थ में बात कर रहे हैं, तो जैसे कि आपने खुद भी जिक्र किया, बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने जाते हैं और उसमें ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं। तो क्या बंदे को अपना पोस्चर रखना चाहिए? शुड ही बी इन अ कमांडिंग पोस्चर, या फिर उसे बैकफुट पे होना चाहिए, या फिर उसे अपने आप को बहुत ज़्यादा काम शो करना चाहिए? किस तरह का रिलैक्स शो करना चाहिए? किस तरह का हमारा पोस्चर होना चाहिए? किस तरह की हमारी हैंड मूवमेंट होनी चाहिए? और किस तरीके के, मतलब बहुत सारे इस तरह भी होते हैं कि आप जाते हैं और अगर आप पहले हाथ बढ़ा दें तो वो मायूस समझा जाता है। हाँ। एक तो चीज़ ये, दूसरा चीज़ ये कि अगर आप बहुत ज़्यादा आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं, इंटरव्यू लेने वाले से, HR है या बॉस है, तो उसने कहा था कि तो अभी से भाई मेरी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा, आगे पता नहीं क्या करेगा। तो ये बताइए कि किस तरह का एक जो इंटरव्यू देने जा रहा है एक बंदा या बंदी, क्या उनका पोस्चर होना चाहिए? ठीक है, देखिए इसमें यह है कि सबसे पहले तो अपने आप को अंदर से काम करने की ज़रूरत है, काम एंड पीसफुल करने की ज़रूरत है, बट क्योंकि इंटरव्यू है तो नेचुरल है, दिस वेरी नेचुरल कि थोड़ी बहुत तो नर्वसनेस डिस्टर्बेंस होती है इंसान को, वेरी नेचुरल। तो उसमें यह है कि देखिए कामनेस के लिए डीप ब्रेथ्स लें। सबसे पहले तो मैं कहूँगी सबको डीप ब्रेथ्स लिया करें, 3-4 गहरी सांसें लेके जाएं, जिसका सही तरीका है कि नाक के जरिए सांस लें और मुंह के जरिए उसको खारिज करें, ठीक है, 3-4 ये लिए तो आपकी बॉडी खुद ब खुद नेचुरल तौर पे कामनेस की तरफ आई। उसके बाद व्हेन यू एंटर द रूम, ठीक है, और आप जाएं और हमेशा स्ट्रेट एंड राइट पोस्चर में बस बैठ जाएं रिलैक्स होके। जो आपने कहा कि पहले से हाथ मिलाने की, हमेशा डू व्हाट इज आस्क्ड फॉर इट, डोंट गो 2 steps ahead और 1 step ahead, ठीक है, जो कहा जा रहा है उसी तरीके से आपने अगर सलाम इसी तरह से करके और स्ट्रेट अवे बैठ गए, दैट्स इनफ, सही, ठीक है। इस पे हमें ज्यादा नहीं सोचना कि अगला कहेगा कि नहीं सलाम नहीं किया इसने तो इसको कैसे, इसके मैनर्स एंड एटिकेट्स हैं, नो, दैट्स वेरी नेचुरल एंड ओके कि आपने उसी टाइम पर ग्रीट किया गुड मॉर्निंग या ये जो भी, और आप बैठ गए। इसके अलावा ये कि आप बस क्लोज्ड डाउन एंड दिस क्लोज पोस्चर्स, टांगों में टांगे रखना, इसको बिल्कुल आप इन चीज़ों पे अवेयर रहें, ठीक है, कि ये चीज़ें ना हो और एक स्ट्रेट पोस्चर हो, और स्ट्रेट जिस तरह से हम कहते हैं ना कि अटेंशन पोस्चर भी ऐसा ना हो कि वो दिखे कि ओ गॉड बिल्कुल इंसान कंफ्यूज है, रिलैक्स्ड हो बट शोल्डर्स आपके स्ट्रेट, ठीक है। और इसके अलावा जो है टांगे और आपके जो लेग्स एंड हैंड्स हैं वो नॉर्मल आपके बैलेंस्ड फॉर्म में हो। और जो आंखों में आंखें डालने वाली बात है, एक बिल्कुल ही स्मूथ सा आई कांटेक्ट आपने इनको देना है कि बिल्कुल आगे हो, किस तरह भी आप सुन रहे हैं तो ये भी बहुत ही अजीब सा वो करता है कि वो अगले बंदे को डरा देता है, यू नो, इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके ऊपर अथॉरिटेटिवली आ रहे हैं। नो, आप एक स्मूथ सा आई कांटेक्ट दीजिए, और जब वो आपसे बात करें तो जरूरी है कि आप उनको ही देखकर बात करें, एक
अच्छा कम्युनिकेशन लेवल को शो करता है। अच्छा, एक लास्ट में चीज जो कि पर्सनल बस एक सवाल की इजाजत है, जो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस करती हूँ कि अगर किसी को ऐसा हो कि कोई सीरियस बात करो आपको हंसी आ जाए, और तो इसका क्या होता है कि आप सीरियस नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होता, सामने वाला बंदा सीरियस होता है लेकिन फिर भी चेहरे पे एक स्माइल या आपका स्माइलिंग फेस होता है, तो ये बहुत सारी चीज़ों में रुकावट बन जाता है। अच्छा देखिए, डिपेंड करता है कि आप हंस गए, आपका स्माइलिंग फेस एक कॉन्वर्सेशन में मौजूद था कब से, क्योंकि कॉन्वर्सेशन भी ऐसी चल रही, तो आप एक स्माइल के साथ बात कर रहे हैं, दैट्स नेचुरल। लेकिन अगर आपको बात करते करते कहीं हंसी आ गई, टॉपिक वाज नॉट दैट और बीच में आ गई, तो मैनर्स और एटिकेट्स और कम्युनिकेशन के कुछ एथिक्स होते हैं, वो ये कहते हैं कि जो चीज़ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाए उसको डिस्कस कर लेना चाहिए। आप एक्सक्यूज कर सकते हैं, या आप एक्सक्यूज करके उठ सकते हैं, या अपनी बात को बता सकते हैं कि सॉरी माइंड में ये चीज़ थी तो ये हो गया, सही है, ठीक है। और अगर आप अननेसेसरी तौर पे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आपने कुछ एक्ट किया और फिर उसके बाद आप उसको डिनाई करी जा रहे हैं, तो ये अनएथिकल बात है। बिल्कुल ठीक है किरण, बेहद शुक्रिया, आप मौजूद थी और ये इंटरेस्टिंग चीज़ है और हमारी ज़िंदगी में फैसल ये बड़ी नॉर्मल है, हम ध्यान नहीं देते, ध्यान ज़रूर दे, फैसल की तरह पाओ मत। बात करेंगे सेहत से जुड़े एक अहम मसले की। जब हम सेहत की बात करते हैं ना, तो वो जो कैमरे के उस पर लोग बैठे होते हैं ना, फ़ौरन से हर चीज़ छोड़ के ज़रा मुतवज्जो हो जाता है कि अच्छा आज कौन सा टॉपिक ये लोग लेकर आए। आज हम लेकर आए कि होता ऐसा है कि हम कभी कभी खाते बहुत ज़्यादा कम हैं, लेकिन बज़ाहिर मोटापा हमारा ज़्यादा नज़र आ रहा होता है, तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि भैया ग़ज़ा जो थी वो तो बड़ी सादा थी, बड़ी आम सी थी, फिर मोटापा कैसे हो गया, या फिर ये कि डायबिटीज़ कैसे हो गई। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि सिर्फ मीठा खाने से, सिर्फ चीनी खाने से ही आप डायबिटीज़ का शिकार हो जाते। तो आज आपको हम अपने प्रोग्राम में बताएंगे कि ऐसा हरगिज़ नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं होता, और अगर ऐसा हो भी जाए तो उसको कैसे कर्व किया जाए, इस हवाले से हमारे साथ आज बहुत हैवी वेट पैनल मौजूद है। यू नो लेकिन वो बड़े स्मार्ट हैं। हैवी वेट इन द सेंस कि बहुत बड़े नाम हैं हमारे साथ, नॉट इन द सेंस कि वो बहुत ज़्यादा वजनी लोग हैं, नो, नॉट एट ऑल। So we have today in our studios Mr. Simon Kilson, who is Deputy Head Denmark Embassy. Thank you so much, Simon. It's a pleasure having you in the studios. इनके साथ along with him is Mr. Kasper Bogeskov, who is the chef from Denmark. How are you, Kasper? I'm good, thank you. I love your hairstyle. Oh, thank you. And you too. Thank you so much. इसके अलावा हमारे पास स्टूडियोज़ में मौजूद है डॉक्टर जाकिर अलवी साहब, जो कि कंसल्टेंट है, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट। थैंक यू सो मच सर। एंड इसके अलावा राशिद भट्ट साहब हैं, जो कि कंट्री मैनेजर हैं नोवो नॉर्डिस्क के। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड आई वुड लाइक टू स्टार्ट विथ यू, साइमन, विथ योर परमिशन। You know, Denmark is doing so good, and it's the happiest place to live. There is a saying, not saying, but this is the reality. Whenever you see the happy index, Denmark is on the top. So what's the reason? How is Denmark keeping their citizens so happy? And how is Denmark fighting non-communicable diseases like diabetes? Well, first and foremost, thank you so much for the nice compliments. We do indeed think of ourselves as very happy, and we rank, as you say, among other Nordic countries. We rank in the very top when you have these official rankings coming out. So we are very pleased for that. The secret behind it, very, very good question. I think first and foremost, we have a very livable society. We have a small population, but a very, very nice country where it's possible to pursue your dream, no matter what that may be. That brings me on to speak about the NCDs, as you mentioned, the non-communicable diseases. So we have two bigger crises happening right now. One of them relates to NCDs, such as obesity, cardiovascular diseases, but also diabetes, which currently affects more than 400 million worldwide. In Denmark, we have a multi-layered approach to this. Of course, it starts on an individual basis. So whatever you're able to do in your daily life and incorporate in terms of exercise, healthy food, and generally living a good way of life. In Denmark, as you might know, 9 out of 10 they own a bicycle. So we're very good at sort of like incorporating exercise in our daily lives. More than 50% of Copenhageners, they bike to and from their work every day. So it's that's one way of just
incorporating that in our daily life. And basically, you have made it this lifestyle, which is the most important thing, because people here in our society, they think that, you know, you'll eat anything, then you'll go to the gym and you'll burn the calorie and that's it. But no, it's not. Exercise is not one extracurricular activity, but it's the lifestyle that you need to achieve. Before talking to Casper and his, delicious dishes, I would like to ask Dr. साहब, हमने जैसे कि महक ने भी कहा कि ये हम समझते हैं कि जी चीनी खा लें तो इससे ज़्यादती हो जाती है, तो ये ना खाएं, बाकी सब कुछ खा लें तो इससे हम बच सकते हैं। लेकिन ये आपस में ज़्यादतीस और उसके बाद मोटापा, ये ऐसे आपस में इनका चोली दामन का साथ है। मैं चाहूँगा कि इस पे हमारे जो नाजरीन हैं उनको ज़रूर आप आगाही फराहम करें ताकि वो ये समझ सकें कि भैया सिर्फ चीनी छोड़ने से ही सब कुछ नहीं होगा, देयर आर अदर थिंग्स जो कि आपको अवॉइड भी करनी है। सर प्लीज़। देखिए, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी और ये मौका दिया। ये बहुत ज़रूरी एक आगाही की मुहिम होनी चाहिए और ये उसका हिस्सा है। हमें ये आगाही पहुंचाने में सबसे पहले ये ख्याल करना है कि मोटापा सेहत नहीं है। हम सब ने सुना है, आप सब ने सुना है, जब किसी मोटे आदमी का जिक्र होता है जो अब कम मोटा है तो हमेशा ये कहा जाता है, घर वाले कहते हैं कि माशाल्लाह वो हेल्दी थे, हालांकि वो हेल्दी जब नहीं थे। सो हेल्थ एंड मोटापे का हमारा सोशो कल्चरली ऐसा एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि हम हेल्थ को इक्वेट करते हैं मोटापे से, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका एक्जैक्टली ऑपोजिट है। ओबेसिटी इज़ अ मेजर इशू इन पाकिस्तान, वी डोंट टॉक अबाउट इट। हम लोग मैल न्यूट्रिशन और आई एम सॉरी सेंसेशनल टीवी लगता है जब हम बहुत कमज़ोर और फैमिन स्ट्रक बच्चों को दिखाते हैं, जबकि हकीकत ये है कि हमारे यहाँ मैल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन एक प्रॉब्लम ज़रूर है, उससे बड़ा प्रॉब्लम मोटापा है। लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से पाकिस्तान के अंदर 73% पॉपुलेशन ओवरवेट है, जिसमें से ऑलमोस्ट 50% ओबीस है। ये मोटापे की कैटेगरीज होती हैं, सबसे छोटी कैटेगरी ओवरवेट होती है, फिर ओबेसिटी एंड फिर मॉर्बिड ओबेसिटी। तो जिस मुल्क के अंदर 73% पॉपुलेशन मोटापे का शिकार हो तो वहाँ पे तो हमें बहुत ज़्यादा कुछ करना चाहिए। सॉरी मैं सर आपकी बात काट रही हूँ, ये जो इतनी ज़्यादा हमने बताया 73% अलार्मिंग है ये, इसकी वजह आप माशाल्लाह इतनी कमान रखते हैं इस चीज़ पे, ये है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि अच्छा क्या खाना है क्या नहीं खाना, या फिर ये समझते हैं कि बस मीठा छोड़ देना है और बाकी सारी चीज़ें खानी, यही वजह है? देखिए, हम मीठा छोड़ने की बात जब करते हैं जब हम मोटापे से वो ठीक करना चाहते हैं। मैं तो उससे पहले की बात कर रहा हूँ कि मोटापा हो क्यों रहा है, होना ही नहीं चाहिए। देखिए, ये इसका बहुत गहरा ताल्लुक सोशो कल्चरल सेटअप से है, जेनेटिक्स से है, एनवायरनमेंट से है एंड इंडिविजुअल चॉइसेस से है। ये शुरू होता है बचपने से। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है बच्चा अगर मोटा होगा, छोटा टॉडलर की बात कर रहा हूँ, वो खूबसूरत है, वो सेहतमंद है, माँ उसे वो कहता है पेट भर गया फिर भी चमचे से ठूसती है खाना। ये आदतें वहाँ से शुरू होती हैं। स्कूल गोइंग बच्चों के अंदर आजकल एक बहुत ख़तरनाक हद तक मोटापे का शरह बढ़ती जा रही है। एंड एक उसके अंदर कंट्रीब्यूटर बच्चे क्या स्कूल में खाते हैं। आप स्कूलों में जाके देखें, फ्रेंच फ्राइज एंड समोसे एंड फ्राइड फूड ही मिलता है ना, हेल्दी फूड कहाँ मिलता है? बिल्कुल भी नहीं। यही आदतें हमारी आगे तक जाती हैं। मोटापे से सबसे पहले बात करनी है बचाओ। एंड मोटापे का बचाव जो है, हमें अपनी हेल्थ की जो आदतें थी, हेल्दी हैबिट्स को इनकॉर्पोरेट करना है, हेल्दी डाइट को इनकॉर्पोरेट करना है। डाइट हमें शुरू से ऐसी रखनी है कि मोटापा हो ही नहीं। और उसके अंदर सबसे ज़रूरी बात वो है जो कि कम खाया जाए, डट के खाना ज़रूरी नहीं है। न्यूट्रिशन अच्छी हो, ग़िज़ाइयत हो उस खाने के अंदर, लेकिन कैलोरी रिच ना हो, मुरगन ना हो। Recently, Denmark has issued a dietary policy as well. I would like to talk about that with you, but let's move on to Casper. What is sustainable food? Please tell me about this, and how do you manage in your kitchens? Yes. First off, from what I understood, you talked about also the food from schools. Yes. In Denmark, all schools, all daycares, institutions, and so on,
are all organic. So organic foods, this has been decided by the government that they should serve organic food. Wow. And if you're going to do organic foods, you have limited economy because of organic food is still expensive than conventional food. Yes, it is. Good. So you asked me about sustainable Yes. food, and this also is related because if you're going to serve a meal that is 100% organic, or maybe let's say 90 to 100%, you have to use primarily vegetables because the meat that is organic is too expensive. So you get every student pays an amount a day, or the parents does, of course, and this amount is very small, but it has to cover this meal. So in order to fulfill a complete meal that is healthy and can get you through the day, well, you have to use a lot of vegetables, Yes. and also lentils, and so on and so on. And the And fruits? organic. Can we have fruits as well? It depends on the season. Okay. So well, now it's apple and pear season in Denmark, so we eat a lot of apple and pears, of course. And sustainable, and I'm glad you asked, because if you when you talk about sustainable food, is it sustainable to buy an organic cucumber from Spain and then transport it to Denmark? No, this not is at all. not. So the theme is in many and growing more and more is that we source local produce. So this helps out the environment because there's less CO2 emission from all the transportation around the globe to Denmark or any other country for that matter. But we also help the Danish farmers and so on because we buy more products from them. मैं राशिद साहब आपसे अपने ज़रा बात करना चाहता हूँ. आपकी बहुत ये जो ज़बरदस्त कंपनी है, क्या मेजर्स आप जो डैनिश कंपनीज़ हैं वो ले रही हैं कि जो पाकिस्तानी माशरा है उसकी वेलफेयर के लिए? इसमें जिस तरह डॉक्टर ने बड़ा एक्सप्लेन किया, ये बड़ा एक डिलेमा है इस वक्त कि हमें ये पता ही नहीं है जी. अनफॉर्चुनेटली ना तो ये डिक्लेयर हुआ है अभी तक कि ये ओबेसिटी इज़ अ डिज़ीज़, और ना हम उसको मानते हैं, और हमारे कल्चर के अंदर खाना पीना खुशहाली शो करता है. लेकिन ये जैसे हम कहते हैं ना लाहौरी जी बड़ा खाने वाला, कराची बड़ा का तो फख्र ऐसे करते हैं, ये हम फख्र से बड़ा कहते फख्र हैं. करते हैं कि जी हम तो वीकेंड डाइन आउट ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਦੇ ਪੀਤੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ खाते पीते कराने दे. और अच्छा ये चीज शो करती है कि अगर आप मोटे हैं तो कहेंगे यार इसकी फिजिक बता रही है किसी खाते पीते घर में. Exactly. और अगर कोई पतला तो कहेंगे घर में माँ बाप कुछ नहीं देते खाने के लिए. कुछ नहीं देते. या स्पेशली जब हमारे कल्चर में नई नई शादी हो जाती है और शादी के बाद लड़की जब जाती है और 3-4 साल बाद जब वो बिल्कुल स्लिम हो जाए तो वो कहते हैं लो ये तो खुशी नहीं है, ये तो खुशी नहीं रखे है. खुशी का ताल्लुक पाकिस्तान में मोटापे से. सो अंडरस्टैंडिंग जो है ना, वो आपकी बड़ी अच्छी बात आपने कही है कि अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ओबेसिटी एंड द डिजीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नोवो नॉर्डिस्क ने क्या किया है, फ्रॉम द लास्ट 3 years हम लोग एक प्रोग्राम रन कर रहे हैं, रन फॉर हेल्दी लाइफ, एंड वी हैव स्टार्टेड दिस फ्रॉम अ वेरी बेसिक लेवल. ये जो स्कूल्स हैं जो लेस देन 5 grade से, वहाँ हमने कंपटीशन शुरू की है कि वहाँ बच्चों को बताया जाए कि एक्चुअली हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है और हेल्दी फूड क्या है. जो हमने लर्न कहाँ से किया, वो लर्न ये किया कि अगर आप अपने इर्द गिर्द भी देखें माशरे में या फैमिली में भी, तो बच्चे ने अगर कोई चीज़ खानी है जो कि फ़ास्ट फूड है, जो कि जंक फूड है, तो जब उसने खानी होगी तो माँ बाप को बड़ी अच्छे तरीके से ब्लैकमेल कर लेता है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, और वो ले जाता है और मैं चला भी जाता हूँ. हमने ये किया कि वाई नॉट इसको रिवर्स करें. रिवर्स का मतलब ये है कि अगर बच्चा आके माँ बाप को कहे कि नहीं जी मैंने हेल्दी फूड खाना है, या मैंने वेजिटेबल खानी है, या मैंने कोई ऐसी चीज़ खानी है जो घर से बने और लेट्स कुक टुगेदर, तो माँ बाप तो ऑलरेडी ब्लैकमेल हो रहे हैं, तो दे विल एक्चुअली अंडरस्टैंड. तो माँ बाप चाहे जितना मर्जी समझाते हैं बच्चे को, बच्चे ने उसको ले ही जाना है. तो वाई नॉट कि उसको जनरेशन को ही एजुकेट करना शुरू करें. डेफिनेटली आपको अपेरेंटली अभी रिजल्ट नज़र नहीं आएंगे, इसे लॉन्ग शॉर्ट, लेकिन सीडिंग करनी पड़ती है. और ये जो आप कह रहे हैं डैनिश पीपल आर द हैप्पीएस्ट नेशन ऑन द अर्थ, इट्स नॉट अ गेम ऑफ 1 day, 1 month or 1 year. They took in years. They developed their generations actually with a mindset. How to eat, how to ride a bicycle, how to have only working like 9 to 5 and then go to gym or sports or any other game. So generation, it takes generation.
थोड़ी पेशेंस हमारी कौम में कम है। हम इन कहते हैं जी कि आज बच्चे को पढ़ाया तो कल रिजल्ट सामने आना चाहिए, ऐसे नहीं होगा। सो वी आर रनिंग लॉट मेनी अदर कैंपेन। एक और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था हमारा, जिस तरह सपोज डायबिटिक पॉपुलेशन है या ओवरवेट है या ओबेसिटी है, उनका भी, वो भी इंसान, उनका दिल करता है खाने के लिए। सो व्हाट वी डिड, हमने डिफरेंट फाउंडेशन के साथ और बकाई के साथ मिलके हमने एक रेसिपी बुक ऐसी बनाई जो कि हमने फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसके अंदर इवन यू कैन हैव एन अ पिज़्ज़ा, लेकिन पिज़्ज़ा की वो क्वांटिटी क्या होगी, रेसिपीज़ क्या होंगी, पास्ता बिल्कुल खाएं आप, लेकिन उसकी लिमिटेशंस क्या होंगी, किस तरह उसको बनाया जाएगा। उसमें बिरयानी रखी है आपने। प्रॉब्लम ये है, मैं बताऊं प्रॉब्लम ये है, हम इतने बिरयानी के बगैर नहीं रह सकते, खासतौर पे जब हमारे घर में वालदाएं बनाए तो थोड़ा सा, और खासतौर पे अगर जुम्मे वाला दिन हो तो फिर तो बड़ा मसला हो जाता है। एंड टॉकिंग अबाउट एथलीट्स, यूसेन बोल्ट, लेट्स टॉक अबाउट डैनिश एथलीट Hansen, the keeper. He's my favorite, but everybody can't be an athlete. Everybody can't be Hansen. Everybody can't be a Usain Bolt. So for that we need a bigger perspective and a bigger vision, just like Denmark has done. And Denmark has introduced the Danish dietary guidelines in 2021. How are those guidelines helping you people to curb the diabetes and the obesity? Good question, and it's very, very true that we can't all be athletes, but we can all do something in our daily lives. And I mentioned before that the Danish government has a multi-layered approach. And of course, we try to encourage and create both the regulatory and the advisory framework, but also the practical framework in order for you to live a healthy life every day. And one of the things that has been done is the National Dietary Guidelines, which you mentioned. They've been around for decades. They were updated in 2021, and they allow you to not only live a healthy life, but also a life that is more climate friendly. So that's the update that was done in 2021. And what the advisory does, it creates the scientifically based advice for you to pursue a healthy life through eating less meat, eating more legumes, eating lentils and vegetables, as Kasper mentioned before. But also when you're thirsty, perhaps, it advises that you drink water instead of soft drinks and other sugary beverages, which can also lead to NCDs, obesity, cardiovascular diseases, and diabetes. Kasper, Simon just mentioned that the dietary guidelines, they are very helpful in the climate change thing. I'm amazed, I'm perplexed. Please tell me, how is this dietary policy, or even the diet which you people are telling us, is helping to curb the CO2 emission? That's very interesting for me to know. Well, it's because I've been doing some workshop for different culinary schools this past week, and I have a chart there where it says the emission of lamb and beef and so on and so on. And I can remember the numbers now. So the emission of lamb is 39.2 kilos in its lifespan, and that's equivalent to sitting in a car and driving 91 miles. Whoa. So the emission that comes out of the exhaust, this is the equivalent. And then if you look at lentils or legumes in general, they only have an emission of 0.9, I believe. Remarkable. So that's 43.5 times less than if you eat a lamb. And this is why the Danish dietary guideline is based upon, we recommend that you should eat about 80% legumes, vegetables, fruits, etc., and only 10% meat. How can a poor guy or a guy from a middle income family can manage the sustainable food thing? And the second is, what future do you see about the sustainable food? Well, I went to the food market at the Imperial Market the other day. Okay. And here, all basic vegetables and protein sources are there for common man or for lower middle class. So it's more about the knowledge and how to produce it, because this is also, if you're going to do something about it, you have to change the way you cook your food. A good example is the nihari. And if you look at classic nihari, there's this layer of oil on top. Yes, it is. Yeah. And I have students during the week trying to tell me that this adds flavor. And I tell them, if you take a spoon of plain oil and you eat it,
what does it taste like? Nothing. Nothing. So it doesn't do anything good for taste-wise, flavor-wise, and this is what I represent. So you can get the same flavor because you use all the spices, and this is what defines Pakistani food, if you ask me, and a lot of other people as well. So back to your first question, all the ingredients are there. You just need to know how to cook them. So how to replace the chicken with lentils or legumes and so on and so on. But this is knowledge that you need to acquire before you can do so. If you ask me about the future will definitely contain less foods. I read an article some time ago, and they recommend that for lunch you have 30 grams of meat, for dinner 80 to 100 grams max. And this is 10-15 years in the future, because we are overproducing and we are overeating, and this is also why we're getting fatter and fatter and fatter. I read another article that we in July 21st we actually spent all the Earth resources for 2021. Simon, in the last, I would like to thank you for bringing out the whole team. One message from Denmark to the Pakistani people that would you like to give? Yes. Being that this is about food and health, then I would like to add that the good part is that if you adopt a more plant-based food, if you turn towards this more nutritious legumes, whole grains, as you mentioned, drinking water, then you can not only help to fight climate change, but you can also turn towards a more healthy lifestyle for yourself, and in consequence, you can help fight NCDs, which is the biggest source of mortality globally as we stand right now. And in return, you can stay happy like the Denmark people. Thank you so much, Simon Casper. It was a pleasure having you. Similarly, Zakir Saab and Rashid Saab, thank you so much. आप लोग आए तशरीफ लाए. और मैं अपनी तरफ से तो ये कहना चाहूँगी कि हिलने में बरकत है, ताकि आप हेल्दी भी रहें और खुशहाल भी रहें, और ये ना सोचें कि अगर आप मोटे हैं तो आपका ताल्लुक एक अच्छे घराने. वेलकम बैक. अब बात करेंगे अपने नए टैलेंट की. पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है. हमारा पाकिस्तान टैलेंट से भरपूर है. यही वजह है कि हर प्लेटफॉर्म पर नौजवान जो है वो मुल्क का नाम रोशन करता है, हमें दिखाई देते हैं. अब आपको मिलवाएंगे एक ऐसी तालिबा से जो हिसाब किताब में बहुत पक्की है. ये हमने बचपन से सुना होगा कि भाई हिसाब किताब में बहुत पक्की है, ये पूरा हिसाब किताब बचपन में सुना, इन्होंने बचपन में किया. इन्होंने बचपन में किया और माशाल्लाह से आप देखें कि वो हमारे लिए शाइनिंग स्टार है. कराची की सारा खान मतीन की मैं बात कर रही हूँ, जिन्होंने हाल ही में मेंटल मैथ एशिया कप जीतकर मुल्क का नाम किया है रोशन. तो सारा हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुकी है, उनसे बात करेंगे. अस्सलाम वालेकुम सारा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, मैथ जो है बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट लगता है हमेशा से. मतलब मुझे तो लगता है मुझे जितने डंडे मैथ में पढ़ोगे ना, उतनी डांट कभी किसी सब्जेक्ट में मैंने अपनी बहन से नहीं खाई होगी. ब्रेकिंग न्यूज़ भी बन गई है. अच्छा, मुझे बताएं इस इवेंट से मुताल्लिक कि किस तरह का ये इवेंट था, कितने लोग मौजूद थे, किस बुनियाद पर पॉइंट्स दिए गए, था क्या ये बेसिकली? ये इवेंट पूरी एशिया के 18 कंट्रीज़ से था. 4000 टोटल पार्टिसिपेंट्स थे और फिर 1800 फाइनलिस्ट्स. सेमीफाइनल्स अगस्त में रखे गए थे, जो ऑनलाइन उनके ऐप के थ्रू हुए. फिर उन्होंने 2 हफ्तों के बाद बताया कि कौन क्वालिफाई हुआ है सेमीफाइनल्स में, और फिर फाइनल्स में उन्होंने हमें ऑनलाइन जूम मीटिंग में बुलाया, जिसमें हम सब के कैमरास खुले हुए थे, ऐसे पोजीशन हुए हुए थे कि हमारे डेस्क नज़र आए, ताकि वो देखें कि कोई चीटिंग नहीं है, कैलकुलेटर पास नहीं है, सब मेंटल होना चाहिए. तो उन्होंने इस तरह, फिर उसके बाद 1 अक्टूबर को उन्होंने रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए. अच्छा, ये बचपन से ही माशाल्लाह से आपका मैथ की तरफ इतना वो है, ये मैथ इतना पसंद है, या क्या मतलब क्या कंपटीशन के लिए आपने सिर्फ तैयारी की? नहीं, बचपन से ही मुझे मैथ्स का बहुत शौक़ है, और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत इनकरेज किया कि तुम इसमें परस्यू करो, तो मैं ये करती रही. बचपन, मुझे मैथमेटिक्स की बचपन की यादें मेरी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है. डंडे तो मेजॉरिटी की अच्छी नहीं होती फैसल. चलें ठीक है, मेजॉरिटी की नहीं है, इसीलिए ये चैंपियन है. अच्छा सारा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा था, किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे थे? ये प्रोसीजर मुझे बताएं कि आप बैठे, आपके पास ऐप पे किस किस्म के क्वेश्चंस आए, ये बताएं. तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सेटिंग में था, और हमें पूरा मेंटल करना था. तो बेसिक नो एड, नो कैलकुलेशन, नो कैलकुलेटर, नथिंग लाइक दैट. नहीं, पेंसिल पेपर आप रख सकते थे अपने पास, लेकिन
ज़्यादातर आपको मेंटल करना अच्छा, था। इसमें आपके पास टाइम लिमिट था एक MCQ का क्वेश्चन करने का, या फिर टाइम लिमिट नहीं था? टाइम लिमिट थी। पहले सेमीफाइनल्स में ऐसा था कि आप जितने भी क्वेश्चंस मुकम्मल कर सकें आप करें 7 मिनट में, और फिर फाइनल राउंड में उन्होंने 1000 क्वेश्चंस दिए हुए थे ओके। और उन्होंने 10 मिनट दिए हुए थे, आप उसमें जितने भी कर सके। मैंने मुकम्मल 1000 किए थे, आपने इसलिए 1000 के 1000 कर दिए? 1000 की तरह सही कर दिए जी जी, इसीलिए माशाल्लाह वो हमारे सामने बैठी हैं। वाले अच्छा, मुझे ये बताएं 10 मिनट कि- में 1000 मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस, ठीक है? मुझसे 1 घंटे में ना हो 10, अच्छा, 1 घंटे में 10 ना हो, इन्होंने 10 मिनट में 1000 कर दिए। हम जैसे लोग मैथ्स के बारे में सोचते हैं कि पासिंग नंबर ही ले लेना, तो इससे निकलता है। ये अपनी बात ना करें आप, आगे चलें आप, आगे अच्छा, चलें। मुझे ये बताएं कि मेहनत कितनी की, किस तरह से अपनी मेहनत का प्लान बनाया, शेड्यूल क्या था, इतने टाइम देना है पढ़ाई को, इतना नहीं देना, ये करना है, ये नहीं करना है, क्योंकि ज़ाहिर है एक चैलेंज था जिसको आपने बीट करना था, और आपने मुल्क का नाम तो रोशन करना ही था, अपना नाम भी चमकाना। तो किस तरह से सारी चीज़ें प्लान की? तो इसमें मेहनत तो बहुत लगी, और कंपटीशन वाले भी बहुत हेल्पफुल थे। उन्होंने हमारे लिए प्रैक्टिस वर्कशीट्स बाकायदा भेजी, और मैं वो करती रही। फिर मैंने अपने तौर से प्रैक्टिस किया। मेरे वालिदैन बहुत हेल्पफुल थे, वो कभी मुझसे पूछ लेते थे, रात खाने पर बैठे हुए वो पूछ लेते थे सवाल, और इस तरह मैंने मेहनत करती गई। अच्छा, आप बार बार कह रही हैं अम्मा अब्बा का ना कि पेरेंट्स का बड़ा किरदार है। ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर आपकी बेटी या बेटा जो है माशाल्लाह से वो इतना अच्छा कर रहे हो, और पीछे से पेरेंट्स आपको इतना सपोर्ट कर रहे हो। मुझे बताएं कि घर में अम्मी या अब्बू में से किसी एक का इंटरेस्ट तो फिर रहा होगा मैथ्स पे? नहीं। ऐसे नहीं, दोनों मेडिसिन, दोनों डॉक्टर। मेरी अम्मी डेंटिस्ट है और मेरे अबू डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर। वाओ। तो बट स्टिल उन्होंने आपको बड़ा सपोर्ट किया। एक तो पेरेंट्स की सपोर्ट, देन कम्स द टीचर्स एज वेल। सो ये मुझे एक्सपीरियंस बताएं। तो मेरे टीचर्स हमेशा से मुझे गाइड करते थे कि आपकी मैथ्स में टैलेंट है, आप उसको आगे बढ़ाइए, आप छोड़िए मत मैथ्स को। और फिर वो मुझे एक्स्ट्रा वर्क दे देते थे कि तुम ये कर लो ख़त्म, क्योंकि मैंने जल्दी ख़त्म किया हुआ होता था। और उन्होंने मुझे ये मैथ्स कंपटीशन के बारे में बताया और मुझे इनकरेज किया कि तुम इसमें हिस्सा लो। अच्छा सारा, ये तो मैथ्स की बात होगी ना, इसके अलावा कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बड़ा इंटरेस्ट है या ध्यान बड़ा रहता है कि ठीक है मैथ्स तो अब आपके बाएं हाथ का काम है ना, इसके अलावा कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मुश्किल लगता हो? मैं सारे साइंसेस लेती हूँ, और अम्मी ने मुझे इंग्लिश का भी शौक़ डाला हुआ है। अच्छा। तो मैं वो सब कर लेती हूँ। मुझे क्योंकि मेरे फैमिली मेडिसिन में है, मुझे बायो बहुत अच्छी लगती है, और वो तो दोनों डिफरेंट हैं बिल्कुल, मैथ्स और बायो। छोड़ना है कुछ आपने छोड़, मतलब सब करना है। हाँ। बायो पसंद है, इंग्लिश पसंद है, मैथ्स में तो चैंपियन है ही। व्हाट्स द फ्यूचर प्लान? क्या करना चाह रही हैं आगे जाके, क्या बनना चाहती हैं? ये फैसला तो अभी नहीं कर सकती। Okay. अभी मैं A लेवल्स कर रही हूँ, मैं और इसमें परस्यू करना चाहती हूँ। मैंने सारे साइंसेस लिए हुए, मैथ्स भी है मेरे पास, तो मैं आगे जाके फ़ैसला करूँगी। अभी मेडिसिन फैमिली में है तो मैं डॉक्टर बनने का सोच रही थी, लेकिन अब ये कंपटीशन में और मुझे मैथ्स का भी शौक है तो मुझे अब उसकी तरफ भी ध्यान बट साइंस इज़ द फ्यूचर। अच्छा, एक चीज़, दो चीज़ें। पहली तो चीज़ ये कि हमारे टाइम पे ये हो रहा होता था कि जी क्योंकि पड़ोस वाली जो जरीना है ना, उसकी बेटी बन गई डॉक्टर, तो अब हमारी बच्ची बनेगी डॉक्टर, वरना हमारे तो नाक कट जाएगी। तो आपको लगता है कि अब ये चीज़ चेंज हो रही है? पेरेंट्स जो है वो बच्चों को रिलैक्स करते हैं, उन्हें आज़ादी देते हैं, उन्हें आज़ादी देते हैं, उनको चॉइस ऑफ प्रेफरेंस देते हैं कि बेटा आपकी एबिलिटीज़ जो हैं, जो आप समझते हो आप वो करना चाहते हो, अब वही करो। अब ऐसा होता जा रहा है? ऐसा बिल्कुल होता जा रहा है, क्योंकि अगर बच्चों पर फोर्स किया जाए कि आप ये करें, तो फिर अगर आगे जाके बच्चा नहीं कर सके तो फिर वो और भी बुरा होता है उनके साथ। तो अभी अगर उनको आज़ादी दी जाए, उनको फ्रीडम ऑफ चॉइस दी जाए कि वो ठीक है आपकी जहाँ कैपेबिलिटी लाई करती है आप वो परस्यू करें, वही बेहतर होगा। एंड वन मोर थिंग, एंड दैट इज़ के जिस तरह हमारा बोर्ड सिस्टम के चलते हैं, मैथमेटिक्स आती है और उसमें न्यूमेरिकल्स लग रहे हैं रट्टे उसको बच्चे को नहीं समझ में आ रहा, लेकिन रट्टे लगाई जा रहा है। बट ये जो पर्सपेक्टिव है कि आप अपनी चॉइस से अपना सब्जेक्ट लें और उसको रट्टोफाई ना करें, बल्कि उसको समझ के चीज़ करें, ये स्टूडेंट के लिए कितना हेल्पफुल होता है, उसकी अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, उसकी अपनी पर्सनल एजुकेशनल ग्रोथ के लिए। बिल्कुल, मैथ्स में तो मैं समझती हूँ कि आप रट्टा कर ही नहीं सकते। आपको या तो प्रैक्टिस करें और फिर दूसरे तरह के क्वेश्चंस करें, क्योंकि मैथ्स से आपकी ग्रोइंग, आपकी थिंकिंग में बेहतर होती है। और आप रट्टा कर ही नहीं सकते। दूसरे सब्जेक्ट्स हिस्ट्री वगैरह में रट्टा चल जाता है, मैंने खुद किया पाकिस्तान हिस्ट्री स्टडीज़ के लिए, लेकिन मैथ्स में नहीं चलता। यही मुझे अच्छी लगती है मैथ्स के बारे में। सिर्फ
सिर्फ ये पढ़ती रहती हैं या फिर एक स्टूडेंट को जो एक इस अर्ली लाइफ में होता है वो स्पोर्ट्स वगैरह भी करता है, तो स्पोर्ट्स वगैरह भी करती है, कोई इस तरह की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी करती हैं? जी ज़रूर, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, कुकिंग या बहन के साथ साइकिलिंग पे जाना। अच्छा, कुकिंग करती हैं आप? जी। क्या क्या इजीली क्या बना लेते हैं? देखो मैं यहीं पे रोक रहा हूँ ये सवाल, एक मिनट, देखो यार, देखो सीखो। और ये आप देखो और आप सीखो। अब चलो आप बताएं, कुकिंग क्या करती हैं? सबसे अच्छा क्या बना लेती हैं? बेकिंग का ज़्यादा वो है शौक, तो केक्स बना लेती हूँ जब कोई दावत होती है तो या फिर कोई ब्रेड्स, जो भी ममा की मेहनत करनी हेल्प करनी होती है वो मैं कर लेती हूँ साथ में। तो आप घर में सबसे छोटी हैं? नहीं, सबसे बड़ी। सबसे बड़ी हैं। और फिर भी माशाल्लाह खाना भी पकाती हैं और पढ़ती भी हैं, बड़े अच्छे नंबर भी लेती हैं, साइकिलिंग भी कर लेती हैं, इंग्लिश भी पढ़ लेती हैं, बायो भी पसंद है, सब कुछ कर लेती हैं। आखिर में मुझे ये बताएं कि ये आपने एशियन लेवल पे अपना लोहा मनवा लिया है, वर्ल्ड लेवल पे इस तरह के कंपटीशन होते हैं? बच्चे जानना चाहेंगे ये कि वो कब होते हैं, उनको किस तरीके से परसू किया जाए, और आपने भी जब भी कंपटीशन परसू किया था तो आपको कैसे पता चला था ये थ्रू सम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर स्कूल ने आपको बताया किस तरह का होने जा रहा है? मेरी मैथ की टीचर्स ने मुझे बताया और फिर उन्होंने मुझे साइट्स भी रेकमेंड की कि किस साइट्स पे जाना चाहिए। मैथ्स के ओलंपियाड साइट्स होते हैं, कैंगरू एक होता है नेशनल कंपटीशन जी, तो उस पर अगर आप सब्सक्राइब करते रहें तो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहते हैं कि किस किस्म के कॉम्पिटिशन्स होंगे और इसी से आप कर सकते हैं। सही है, ठीक है। सारा लास्ट में हमारी यंग जनरेशन के लिए कोई एक पैगाम अगर आप देना चाहें तो? जी, मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि मुसलसल मेहनत के साथ आप कोई भी अपना गोल अचीव कर सकते हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं कर सकते, ख़ास तौर लड़कियाँ वो बहुत काबिल हैं, वो और उनको अगर अपॉर्चुनिटीज़ दिए जाएं कि वो अपनी काबिलियत दिखाएं तो वो अपना लोहा मनवा सकती हैं। Are you into public speaking as well? जी, I knew it. और इसके साथ साथ पेरेंट्स की सपोर्ट जिस तरह से आपने कहा वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेहद शुक्रिया सारा गुफ्तगू करने, वक्त निकालने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। तो भाई मैथ्स में भी आप बड़े अच्छे नंबर ले सकते हैं अगर आप सारा की तरह बहुत ज़्यादा मेहनत करें। हमारा तो वक्त गुजर गया ना, तो अब खैर हमें कोई ये नहीं कहेगा। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, बात करेंगे कि एक हंसता बसता घर, मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ों की वजूहात क्या होती हैं, क्या ऐसी नफ्सियाती इशू हैं जो कि हाईलाइट नहीं होते। आज हम ब्रेक के बाद वो हाईलाइट करेंगे, सो स्टे विद अस। खुशामदीद एक बार फिर से। अब एक बड़ा अहम मामला है जो आपके साथ हमें डिस्कस करना है। अक्सर हमने देखा है हंसता बसता घर उजड़ जाता है। जो बड़े प्यार और चाह से रिश्ता अज़दवाज में बंधते हैं वो बात बात पर लड़कर अलहदगी का रास्ता इख्तियार करने पर फिर मजबूर हो जाते हैं। और जिन घरों में पहले खुशियां नज़र आती थी फिर हमें नज़र आता है कि वहाँ पर अचानक से मियाँ बीवी की लड़ाई मामूल बन जाती है। और ना सिर्फ ये होता है ना कि अरेंज मैरिजेस में हम देखेंगे बल्कि लव मैरिजेस में भी ये मसले नज़र आते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? वो कौन से ऐसे नफ्सियाती पहलू हैं जो शादी से पहले तो आपको लगता था कि अच्छा आप एक दूसरे को समझ गए, शादी के बाद जो हैं वो सामने आना शुरू हो जाता है? क्या क़ुव्वत बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है, या जो शिकवा मियाँ बीवी हमेशा एक दूसरे से करते नज़र आते हैं कि जी तुम बहुत बदल गई हो या बदल गए हो, वो शिकवा बजा होता है? ये तमाम तर मामलात हैं जिन पर बात करने के लिए हमने इनवाइट किया है। हमारे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात शर्मीन खान। अस्सलाम वालेकुम शर्मीन, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, जिस चीज़ पे आज हम बात करने जा रहे हैं वो आई थिंक हर घर का मसला है और ये मसला बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि जब हम स्टडी करते हैं हमें पता चलता है अच्छा तलाक की जो शरह है वो बढ़ती जा रही है हमारी सोसाइटी में। तो इसका मतलब ये कि हर घर में मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े ज़्यादा हो गए हैं, या हम ये समझें कि क़ुव्वत बर्दाश्त कम हो गई है? आई थिंक एक और चीज़ ये भी है कि ऑप्शंस भी बढ़ गए हैं कि जो ख़वातीन हैं वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट है और काफ़ी चीज़ें हैं जो पहले सह लेती थी चुप करके, जो अब वो सहने को तैयार नहीं है। काफ़ी चीज़ें होती हैं जो काफ़ी घरानों में नज़र आती हैं, जिस तरह शक करना या लड़कियों के साथ बदतमीज़ी करना। और मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ लड़कियों के साथ बदतमीज़ी होती है, अक्सर लड़कियां भी बदतमीज़ी करती हैं। तो अब एक टाइम आए कि लोग अपने रिश्तों में रिस्पेक्ट, इज़्ज़त चाहते हैं और वो चाहते हैं कि एक इक्वल पार्टनरशिप हो, कि एक दूसरे से गुफ्तगू हो बच्चों के बारे में या आपके फाइनेंसेस के बारे में या आपकी ज़िंदगी के बारे में, एक कम्युनिकेशन चले। अब वो नहीं चलता कि जो मैं कहूँगा या कहूँगी बस यही होता रहेगा। अच्छा शर्मीन, लव कम्स एंड गोस, ठीक है, वो तो चीज़ हो जाती है, लेकिन रिस्पेक्ट पैरामाउंट होनी चाहिए और ये जो है कपल गालिबन नहीं समझ पाता है। ऐसा ही है आजकल।
आई कम्प्लीटली एग्री विद यू। मैं इस तरह समझाती हूँ लोगों को कि हमारी ज़िंदगी में ऐसे वक्त आते हैं जब शायद हम नमाज़ ज़्यादा पढ़ रहे हों रमज़ान के अंदर 5 वक्त की और अल्लाह से बहुत करीब होते हैं, और कुछ दिन आते हैं कि अच्छा आज मूड नहीं है। तो प्यार भी उसी तरह होता है। एक दिन आप शायद उठ के कहें अच्छा आज मुझे शोहर से प्यार नहीं है, उसका ये मतलब नहीं कि वो आपके शोहर होना बंद हो जाते हैं, बस आज नहीं है तो वो एक्सेप्ट करें कि रिस्पेक्ट तो है ना कि कल वापस आ जाएगा। अच्छा, जैसे आपने कहा ना कुव्वत बर्दाश्त के बारे में, जैसे फैसल ने भी बात की, आपने भी कुछ पॉइंट्स बताए। मैं इस पे ये भी समझती हूँ कि शायद कम्युनिकेशन गैप ऐसा आ जाता है मियाँ बीवी के दरमियान अगर दोनों नौकरी करने वाले होते हैं। 8-9 घंटे शौहर नौकरी कर रहे हैं, 8-9 घंटे बीवी भी काम करके जब दोनों ही ऑफिस से घर आएंगे तो वो ये कहेंगे कि हम रिलैक्स हो जाएं, और बात शायद उतनी नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए। क्या ये भी एक इशू होता है? जी, ये इशू होता है, और अगर दोनों काम नहीं भी कर रहे तो फिर ये भी हो सकता है कि जैसे खावन घर आए तो फिर बेगम को अटेंशन चाहिए हो, और फिर अगर अटेंशन ना मिले, हाँ वो थका हुआ है, उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए, और अगर वो वक्त नहीं मिले तो फिर वो ताने जो होते हैं ना वो लड़ाइयों में आ जाते हैं। तो एक और चीज़ ये भी हो सकती है कि क्वालिटी और क्वांटिटी टाइम के दरमियान फ़र्क पता होना, क्योंकि आजकल की दुनिया बहुत तेज़ हो गई है। अगर आप अपने खावन या बेगम के लिए सिर्फ आधा घंटा रोज़ निकाल दें, जब बच्चे सो चुके हैं, जब बाकी सारे काम हो चुके हैं, और टीवी बंद करके फ़ोन साइड पे रख के बस 20 मिनट के लिए ना एक दूसरे से बात कर लें, वो बात भी ना आपके रिश्ते को काफ़ी सालों तक चला सकती है अब के टाइम में। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ मैं ये पूछना चाह रहा था कि द थिंग इज़, जैसे आपने कहा कि इट्स नॉट अबाउट द क्वांटिटी, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जी वो मुझे टाइम नहीं दे रहे या तो मुझे टाइम नहीं दे रही, इस तरह की चीज़ है, वो ये चीज़ रियलाइज़ नहीं कर रहे। एट द एंड ऑफ द डे सुबह फ़ोन पे बात की, शाम में फ़ोन पे बात की, फिर रात आ गए घर पे फिर बात की। क्या आप करें, कितनी बातें करें भाई, कितना करें, क्या करें? ये चीज़ सोचना दोनों के लिए बड़ा ज़रूरी है कि इट हैज़ टू बी क्वालिटी। आप अगर कोई चीज़ कर रहे हो, एक तो चीज़ है, दूसरी चीज़ ये हम शिकवे कर देते हैं, और अच्छी बात है, आगे वाले से आपने शिकवा कर दिया और आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मुझे सुनेगा, तो आप भी तो सुने ना। टू बी अ गुड स्पीकर यू हैव टू बी अ गुड लिसनर फर्स्ट। तो आपको सुनना कितना ज़रूरी है, उसको सुन के, और अगला जो बंदा सुन रहा है वो ये ना समझे कि मेरी हजीमत हो रही है या मेरी पता नहीं क्या, ये बंदा कह रहा है कि मुझे ये इशू है तो इसको तो मुझसे मसला है। नहीं, वो अगर बता रहा है आपको कि देखो मुझे ये मसला आ रहा है, ये इशू आ रहा है, इस तरह का कंस्ट्रेंट है, तो उसको आप कितना ज़रूरी है कि आप उसको सुने और उसको एब्जॉर्ब करें, और उसके बाद फिर आगे बढ़ें मसले को डिस्कस करने के लिए। बहुत ज़रूरी है। मैं इसके लिए एक दो चीज़ें कहूँगी कि आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है, तो कम्युनिकेशन बहुत तेज़ होगी। जिस तरह आप कह रहे हैं सुबह दोपहर शाम एक कांस्टेंट मीम्स भेज रहे हैं, गुड मॉर्निंग गुड नाइट हो रहा है, तो उसके अंदर वो क्वांटिटी है, ठीक है। आपने क्योंकि वो मैसेजेस क्या होंगे, दही ले आना, डबल रोटी ले आना, वो कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। जो एक्चुअल कम्युनिकेशन, जब आप बैठे हुए हैं, सुनना ज़रूरी है और बात करना ज़रूरी है। तो अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी कम्युनिकेशन ठीक नहीं, तो आधा घंटा जो आप निकालें उसको बेशक स्ट्रक्चर कर लें। 5 मिनट मैं बात करूँगी और आप सुनिएगा, उसके बाद हम 5 मिनट सवाल जवाब कर सकते हैं, या फिर 5 मिनट आप बात करें, ताकि दोनों को वो मिल रहा है। जब तक वो एक नेचुरल फ्लो क्रिएट नहीं होता, उसको कभी कभार बनाना पड़ता है। अच्छा, और वैसे होता है ना ये कि आप चाहे आप मियाँ हैं या बीवी हैं, आप अगर ताने देने पे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को ख़राब करती है। अच्छा, एक इसकी क्या बुनियादी वजह ये भी है कि जैसे आपने कहा ना कि बराबरी की अब बात होती है। आई थिंक हमारी सोसाइटी ऐसी है जिसमें इस तरह की बराबरी को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया कि चाहे शौहर जो करे बीवी भी वही करे, और उसी लेवल पर दोनों एक दूसरे को ट्रीट करें। अक्सर ख़वातीन का ये शिकवा रहता है, शौहर तो इतने दिन घर से बाहर होता है, काम करता है, मैं तो सारा दिन बच्चे संभालती हूँ, मेरी आज़ादी कहाँ गई, मैं कैसे रिलैक्स हो जाऊँ, सारा दिन बच्चे शोर करते हैं, मैं घर का काम करूँ, बच्चों को संभालूँ, फिर भी सुनने को मिलता है तुम करती क्या हो। ये बीवियों को एक नफ्सियाती मरीज़ से बना देते हैं और फिर लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि खातून ने अपना गुस्सा अपने शौहर पे नहीं निकालना, तो वो किससे जाके बात करेगी। लेकिन अगर शौहर भी ये चीज़ नहीं समझेंगे तो ये लड़ाइयाँ मज़ीद बढ़ती चली जाएंगी। ये भी एक पहलू है। जी, कम्युनिकेशन, एक दूसरे से गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास कोई है नहीं जिससे आप बात कर सकें, तो वो तानों में निकलेगा। ताने हम क्यों देते हैं? हम ताने इसलिए देते हैं क्योंकि हमें अटेंशन चाहिए, वाले को असर हो जाए, हमें अटेंशन चाहिए, ठीक है। और अगर खुशी से अटेंशन नहीं मिल रही तो हम लड़ाई में अटेंशन करते हैं, क्योंकि एक सोशल चीज़ हमारे अंदर ये भी है कि जिस तरह मैं ब्रेक से पहले आपको बता रही थी कि
हमारे ख़ानदानों में लड़ाइयाँ सबके सामने होती हैं मगर प्यार बंद दरवाजे के पीछे होता है। तो अगर हम बड़े ही हुए हैं ताने देखते हुए, लड़ाइयाँ देखते हुए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई लड़ाई झगड़े वाले मामलात हैं तो उसको भी यू डिस्कस बिटवीन द टू, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि आप जो भी क्योंकि ये बड़ी सीक्रेसी वाली बात होती है, ठीक है। तो आज एंड में मैं आपसे जानना चाहूँगा, द वर्ल्ड इज़ मूविंग वेरी फास्ट और अब तो वो जिस तरह महंगाई चल रही है, शौहर बीवी दोनों को बाहर निकलना पड़ रहा है। वन मैसेज फॉर दोज कपल्स जो कि बाहर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं और आखिर अब वापस आते हैं थके हुए होते हैं, फिर एक दूसरे से शिकवा करते हैं। इट्स बेटर टू लीड अ क्वालिटी लाइफ रादर देन वापस आएँ और लड़ झगड़ रहे हैं, आज ऐसा हो गया वैसा हो गया। क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है? क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर जैसे आपने कहा महंगाई में शायद थोड़ी आइडियलिस्टिक है, राइट। तो उसके अंदर ये भी है कि चलें आप घर आएँ, आप थके हुए हैं, 1-2 घंटे लगा लें घर के सारे काम मुकम्मल करने में और थोड़ा सा ऑफ टाइम लेने में। बेशक आप टीवी देखें, वर्कआउट करें और उसके बाद फिर अपने रिश्ते के ऊपर वो करें, क्योंकि ये भी होता है कि थक जाते हैं, सो जाते हैं, मगर आधा घंटा 24 घंटों में अपने लिए निकालना और उसके बाद आधा घंटा अपने स्पाउस के लिए निकालना, अगर उससे आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी बेहतर हो सकती है, इस 1 घंटे पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है शर्मीन, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए। और ये कि ऐसा मसला है जिस पर हम जितनी बात करें उतनी कम है। मियाँ बीवी कहते हैं ना कि जब तक एक ट्रैक पे चलते रहते हैं तो गाड़ी बिल्कुल सीधी आपकी ज़िंदगी में चलती है, जैसे ही कोई एक पहिया जो है थोड़ा सा भी डिट्रैक हो जाए ना तो फिर मसले शुरू हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, ज़रा अवामी मसलों की बात करते हैं, बल्कि कराची के मसाइल की हम बात कर लेते हैं जिसके हल होने का नाम नहीं लेते। 5 साल में हुकूमतें बदल जाती है, बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन कराची के मनसूबों की किस्मत नहीं बदलती है। 5 साल से ज़ेरे तामीर ऑरेंज लाइन बस प्रोजेक्ट किस हाल में है इस वक्त? सलमान अहमद की स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ऑरेंज लाइन का स्ट्रक्चर जो कि सिंध हुकूमत बना रही है वो स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है और जिस दिन वफाकी हुकूमत ग्रीन लाइन को स्टार्ट करेगी तो सीडिंग लाइन है ऑरेंज लाइन, इसको उसके साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। नए एडमिनिस्ट्रेटर के पुराने दावे, पीपल्स पार्टी के तर्जुमान का फरमान कितना दुरुस्त है, जानने के लिए हम पहुंचे ऑरेंज लाइन ट्रैक पर। लेकिन यहाँ तो सूरत हाल कुछ और ही नजर आती है। ऑरेंज बस तो जाने कब आएगी, हमने अपनी गाड़ी इस ट्रैक पर दौड़ा दी क्योंकि ये आजकल शाराए आम बना हुआ है। कम से कम साल इसको और लगेगा, गालिबन साल और लगेगा। ये बिजली का सिस्टम है, ये अपना केबल निकाल के ये सामने रोड वाला ऊपर करना है। एक दिन में वो नहीं हो सकते, 1 महीने आते हैं, 1 हफ्ते लोग नहीं आते, ऐसा काम नहीं होता ना। पहला स्टॉप आ चुका है, यहाँ स्टेशन पर काम किस मरहले में है आप देख सकते हैं। ऑरेंज लाइन बस यहाँ से बनारस फ्लाईओवर से गुजरेगी, चलिए हम भी चलते हैं। मुसाफिरों के बैठने का इंतजाम है, न बिजली का कोई कनेक्शन, वॉशरूम नामुकम्मल हैं तो टिकट घर भी अधूरा। मंसूबे से जुड़े एक कंट्रैक्टर ने भी सिंध हुकूमत की संजीदगी पर उंगलियां उठा दी। गवर्नमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसके अंदर टाइम लगता है, क्योंकि प्रोसेस जो है इसका बहुत लंबा प्रोसेस होता है। सारी चीज़ें अप्रूवल कराना, एक एक चीज़ को अप्रूवल कराना टाइम लगता है उसके अंदर। 36 जगह पे फाइल जाती है, फिर अप्रूवल आती है, फिर पेमेंट मिलती है, फिर चीज़ आती है, सामान आता है, फिर उसके बाद काम होता है, इसलिए इसमें टाइम लगता है। मंसूबा मुकम्मल होने के इंतजार की आग में जलते औरंगी के अवाम तो जैसे भरे बैठे हैं। हाँ, ग्रीन लाइन शायद चल जाएगी, लेकिन इसकी हमें उम्मीद नहीं है, क्योंकि हम तो यहीं रहते हैं, अक्सर देखते हैं साल में 1 महीने काम होगा तो 2 साल बंद हो जाता है। ये देखते आ रहे हैं, आज 6 साल हो गए उसको देखते देखते। हमें उम्मीद नहीं है कि ये चलेगा। ये ऑरेंज लाइन, ग्रीन लाइन, ब्लैक लाइन, ये तमाम की तमाम लाइन चलती रहेगी। पाकिस्तान को 74 साल हो गए। कराची की बदकिस्मती, कराची के अवाम की बदकिस्मती, कराची के पढ़े लिखे लोगों की बदकिस्मती कि धूल मट्टी चाटते रहेंगे। यूं तो ग्रीन लाइन ट्रैक पर दौड़ने के लिए 80 बसें आ चुकी हैं। वहाँ काम भी काफी हद तक मुकम्मल है, मगर उस मंसूबे को औरंगी से मिलाने वाले प्रोजेक्ट पर शायद बोर्ड लगा है, इंतजार फरमाइए। ऑरेंज लाइन का छोटा सा ट्रैक अब भी नामुकम्मल है, मगर सिंध सरकार का इसरार है कि ग्रीन लाइन के ट्रैक पर आते ही ऑरेंज बस भी दौड़ना शुरू हो जाएगी। मगर ये होगा कब, सबको इंतजार है।
कैमरामैन मोहसिन अली के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। एक और अहम मामला 27 अक्टूबर की डेडलाइन नस्ला टार गिराना है, खाली कर दें। डिप्टी कमिश्नर ने नस्ला टार के रहायशियों का अदालती अहकामात पर अमल दरामद से मुतालिक उन्हें आगाह कर दिया है। अलॉटीज का कहना था कि अदायगी कर दें, फ्लैट्स खाली कर देंगे। डीसी ऑफिस में होने वाली इस अहम मुलाकात से बिल्डर गायब रहे, जिनका मौजूद होना बेहद जरूरी था। साथ साबरी ने रिपोर्ट तैयार किया, आंखें देखते हैं। नस्ला टावर कब और कैसे गिरेगा? डिप्टी कमिश्नर शर्की ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद से मुतालिक आगाह करने के लिए मकीनों को अपने दफ्तर में बुलाया और आइंदा के प्रोग्राम से आगाह किया। नस्ला टावर के मकीनों और डिप्टी कमिश्नर की इस अहम मुलाकात में बिल्डर अबू बकर काटीला गायब रहे। डिप्टी कमिश्नर ने नस्ला टावर के रिहायशियों को बताया, टावर गिराने का अमल यूटिलिटी कनेक्शंस काटने से शुरू होगा। उन्हें जो है बताया गया कि 27 तारीख आखिरी है, उसके बाद आपको ये जगह खाली करनी है। वो भी इसी वजह से हमने इतना ज़्यादा टाइम दिया है कि रेजिडेंट्स है, ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर में बिल्डर के लिए कहा गया है कि आप उन्हें पेमेंट करेंगे। नस्ला टावर के अलॉटीज का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि 110 करोड़ रुपए अदा कर दिए जाएं तो वो फ्लैट्स खाली करने में देर नहीं करेंगे। हमारे 3 बेड के 4 करोड़ की वैल्यू, ठीक है, और 2 बेड के जो है हमारे 3 करोड़ की वैल्यू है, ठीक है, करंट वैल्यू है। तो इसके हिसाब से हमने कहा हमें ये करंट वैल्यू से हमें पेमेंट मिल जाए, हम 48 आवर्स में घर छोड़ देंगे। पहले हमारे पैसे मिल जाए हमें, फिर हम इज्जत के साथ घर छोड़ देंगे। बिल्डर से हमारी बात है, बिल्डर तो ये कहता है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकता। 1 रुपया भी नहीं? वो बोलते मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं दे ही नहीं सकता। नस्ला टावर के मकीनों के मुताबिक तो बिल्डर अदायगी के लिए तैयार नहीं, लेकिन जिले इंतजामिया का फिर भी दावा है कि मामला खुश असलूबी से तय पा जाएगा। कैमरामैन कासिम रईस के साथ साद साबरी, समा, कराची। चलें जी, आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। अब आपसे मुलाकात करेंगे मंडे को, और 2 दिन आपने बेस्ट ऑफ नया दिन जरूर देखना है। संडे को है पाक भारत टाकरा, तो तैयारी भी कर लें। फैसल है ना आपकी स्पेशल ट्रांसमिशन? बिल्कुल है, और उसको भी देखना जरूर, आपने देखना जरूर है। तब तक के लिए आपसे कहेंगे खुदा हाफिज।